हेलो एवरीवन। एग्ज़ाम में कंफ्यूज होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? ऑब्वियसली रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, कौन सी किसने पब्लिश की और क्या रैंक था इंडिया का। आज हम डिकोड करेंगे इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डायरेक्टली फ्रॉम आई दृष्टि करंट अफेयर्स ईयरली बुक ओनली ऑन ISPCS डिकोडेड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एजुकेशन सेक्टर की तरफ आते हैं। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.2 जून 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने PGI 2.2 रिपोर्ट रिलीज़ की 2022-23 और 23-24 के लिए। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी का रैंकिंग देती है स्कूल एजुकेशन के परफॉर्मेंस के बेसिस पर। अब ये PGI 2.0 एक एविडेंस बेस्ड असेसमेंट टूल है। ये क्या होता है? इसका मतलब ये है कि ये एक फैक्चुअल डेटा पर बेस होता है, ओपिनियन पर बेस नहीं होता। इसका यूज़ स्कूल एजुकेशन के सिस्टम का परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए होता है हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में। ओरिजिनल वर्जन की अगर हम बात करें तो जो इसका ओरिजिनल वर्जन था वो 2017 में लॉन्च हुआ था। PGI 2.0 वर्जन NEP 2020 के साथ अलाइन है। NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसका मकसद एजुकेशन सिस्टम में क्वालिटी और इंक्लूसिवनेस लाना है और साथ ही SDG के साथ यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ। जो UN के 17 ग्लोबल गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, इसमें कितने गोल्स आते हैं? 17। इससे पहले MDGs हुआ करते थे लेकिन उन्हें रिप्लेस कर दिया किसने? SDGs ने। PGI 2.0 का जो पब्लिशर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एजुकेशन पॉलिसी बनाने वाला डिपार्टमेंट है। PGI 2.0 में टोटल 6 डोमेन्स कवर होते हैं। कितने? 6 डोमेन्स। कौन कौन से? पहला है लर्निंग आउटकम यानी कि स्टूडेंट का अकेडमिक परफॉर्मेंस। दूसरा है एक्सेस यानी कि एजुकेशन फैसिलिटीज़ की रीच। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ यानी कि स्कूल बिल्डिंग्स, लैब्स, टॉयलेट्स एक्सेट्रा। फिर है इक्विटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना। गवर्नेंस प्रोसेसेस यानी पॉलिसी और मैनेजमेंट सिस्टम। और लास्टली टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी कि टीचर का स्किल डेवलपमेंट। इसमें टोटल 73 इंडिकेटर्स होते हैं यानी कि स्पेसिफिक पैरामीटर्स जो मेजर किए जाते हैं। हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी का स्कोर 1000 पॉइंट्स के स्केल पर होता है। फिर उन्हें 10 बैंड्स यानी कि 10 ग्रेड बैंड में रखा जाता है। सबसे टॉप जो ग्रेड बैंड होता है उसे हम दक्ष बोलते हैं, ये टॉप है। और जो सबसे लोएस्ट है वो आकांक्षी 3 है। अब 2023-24 के रिपोर्ट्स के अगर हम कुछ ट्रेंड्स और हाइलाइट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले चंडीगढ़ ने सबसे ज़्यादा यानी कि 703 पॉइंट्स हासिल किए, स्कोर किए, और वो प्रचेष्टा 1 कैटेगरी में आता है जो कि टॉप परफॉर्मेंस बैंड्स में से एक है। और स्ट्रांग परफॉर्मेंस शोकेस की उसने किस चीज़ में? इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस में। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि स्कूल्स की बिल्डिंग्स, फैसिलिटीज़ और लैब्स। और गवर्नेंस मतलब एजुकेशन का पॉलिसी मैनेजमेंट और इम्प्लीमेंटेशन। मेघालय का स्कोर सिर्फ 417 पॉइंट्स था जो सबसे कम था, और वो आकांक्षी 3 बैंड में आया जो लोएस्ट परफॉर्मेंस बैंड है। इसका रीज़न क्या था? रीज़न था एक्सेस एंड लर्निंग आउटकम्स यानी कि एक्सेस में चैलेंजेस मतलब एजुकेशन फैसिलिटीज़ सब तक नहीं पहुंचना, और लर्निंग आउटकम्स में प्रॉब्लम यानी कि स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस लो होना। कोई भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी टॉप 4 बैंड्स में नहीं आया है यानी कि दक्ष और उत्कर्ष 1, 2, 3। ये दिखाता है, इसका मतलब ये है कि एजुकेशन सेक्टर में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। लर्निंग आउटकम्स की अगर हम बात करें तो लर्निंग आउटकम्स में किसी स्टेट ने दक्ष लेवल नहीं पाया, किसी को भी नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि जो बेसिक लिटरेसी है, फाउंडेशनल लिटरेसी जो है यानी कि पढ़ना लिखना, और जो न्यूमरेसी है यानी कि बेसिक मैथ की जो स्किल्स हैं उसमें अभी भी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। बिहार और तेलंगाना में एक्सेस में सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ। किस चीज़ में सबसे प्रोग्रेस हुआ? एक्सेस में, जो कि खासकर डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ यानी कि इकोनॉमिक और सोशली बैकवर्ड जो ग्रुप्स होते हैं उनमें एनरोलमेंट यानी कि एडमिशन लेना, और रिटेंशन यानी कि स्कूल में कंटिन्यू रहना, इन रेट्स पर इन्होंने इम्प्रूव किया है। PGI 2.0 में जो गौतम बुद्ध नगर है जो नोएडा में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में है, यूपी का इकलौता डिस्ट्रिक्ट है यानी कि ओनली, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये ओनली डिस्ट्रिक्ट है हमारा उत्तर प्रदेश का, UPPCS के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि हाई परफॉर्मिंग कैटेगरी में आया 2022-23 में। कौन सी कैटेगरी में आया? ये हाई परफॉर्मेंस कैटेगरी में, इसको आपको पता होना चाहिए। देन नोएडा का कैटेगरी कौन सा था? गौतम बुद्ध नगर नोएडा का कैटेगरी था प्रचेष्टा 1 यानी कि कैटेगरी 51 to 60% वाला जो रेंज है। इसका स्कोर था 309 आउट ऑफ 600, जो पिछले साल से जो कि 272 था उससे बेटर था। अब बात करें हम गाज़ियाबाद की। जो गाज़ियाबाद है जो कि यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स में 4th पोजीशन में आया। कौन से पोजीशन पे? 4th में। कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट्स में, यूपी में। झांसी के स्कोर की बात करें तो 299, वाराणसी के 292, इसका है 2nd पोजीशन, और वाराणसी का है 3rd पोजीशन। और 4th पोजीशन किसका है? हमने अभी देखा गाज़ियाबाद का। तो ये जो PGI 2.2 है यानी कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है, उसका यहाँ पर एक ग्रेडिंग टेबल दिया हुआ है जो एजुकेशन परफॉर्मेंस के पॉइंट्स के बेसिस पर बैंड्स में डिवाइड किया गया है।
यूपी पीसीएस बीपीएससी प्रीलिम्स में काफ़ी बार ऐसी रैंकिंग्स ग्रेड बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली एजुकेशन और गवर्नेंस रिपोर्ट से, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले हमारा 91% टू 100% वाला बैंड। इस बैंड का मतलब है कि जो सबसे टॉप परफॉर्मिंग लेवल है वो दक्ष है। इस साल कोई भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी यहाँ तक नहीं पहुँचा। फिर आता है उत्कर्ष, इसमें भी कोई नहीं आया। फिर आता है हमारा नेक्स्ट अति उत्तम, इसमें भी कोई नहीं आया। यहाँ भी 0 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज देखने को मिले। फिर 61 टू 70 इस लेवल में भी यानी कि उत्तम में भी कोई नहीं आया। नेक्स्ट आता है हमारा 51 टू 60, इसमें चंडीगढ़ इकलौता स्टेट है यानी कि ओनली यूनियन टेरिटरी है, स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, जो कि प्रचेष्टा 1 कैटेगरी में आया, जिसका स्कोर 51 टू 60% है। ये हमने भी पीछे देखा था। देन उस बैंड में भी कोई नहीं आया 41 टू 50 वाले में, यानी कि प्रचेष्टा 2 में भी कोई नहीं है। आप देखो टॉप 4 में भी कोई नहीं है, फिर 5th वाले में है, फिर 6 में भी कोई नहीं है। देन आता है हमारा 31 टू 40 वाला, इसमें 10 स्टेट्स आते हैं। कितने? 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इस कैटेगरी में आए जिन्होंने मॉडरेट परफॉर्मेंस दिखाया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सी कैटेगरी है, प्रचेष्टा 3 कैटेगरी है। फिर आती है आकांक्षी 1 कैटेगरी यानी कि 21 टू 30% वाली कैटेगरी। आकांक्षी का मतलब एस्पिरेशनल लेवल, जहाँ परफॉर्मेंस अभी लो है, इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। देन आता है हमारा 11 टू 20%, ये हमारा सेकेंड लोएस्ट बैंड है, इसको हम आकांक्षी 2 कहते हैं, और इसमें भी हमारे 10 आए हैं। उसमें ऊपर आकांक्षी 1 में हमारा 14 स्टेट्स थे, यूनियन टेरिटरीज और स्टेट। आकांक्षी 2 में हमारे 10 हैं, और अप टू 10 लेवल जो सबसे लोएस्ट है आकांक्षी 3, हमने पीछे भी देखा था, इसमें मेघालय आया है, सिर्फ एक स्टेट इसमें आया है। पीजीआई 2.0 में टॉप 4 बैंड्स यानी कि दक्ष से उत्तम में कोई स्टेट या यूनियन टेरिटरी का ना आना एक हाईलाइट है। ये प्रीलिम्स के एमसीक्यू में फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025। ये रिपोर्ट अप्रैल 2025 में रिलीज़ हुई थी। कौन सी रिपोर्ट? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। टाटा ट्रस्ट ने इसको प्रिपेयर किया था और 6 मेजर सिविल सोसाइटी और थिंक टैंक्स इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेट करके इसको बनाया गया था। कौन कौन से थे ये? यहाँ पे नाम दिया है सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, दक्ष, टिस प्रयास, विधि, सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी। ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, आप इसे अवॉइड कर सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसी रिपोर्ट है जो कि टाटा ट्रस्ट ने 6 मेजर सिविल सोसाइटी और थिंक टैंक इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर बनाई है। सो ये जो सारे पार्टनर इंस्टीट्यूशंस हैं जो लीगल, ह्यूमन राइट्स और गवर्नेंस में काम करते हैं। अब हम इसके कुछ की फैक्ट्स देख लेते हैं रिपोर्ट के। सबसे पहले IJR 2025, इसका मतलब है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025। ये रिपोर्ट बेसिकली ये दिखाती है कि हमारे देश के जस्टिस सिस्टम के जो 4 सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं उनकी कैपेसिटी कैसी है। किनकी? 4 पिलर्स की। क्या चीज़? कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब क्या है? कैपेसिटी का मतलब यहाँ ये है कि ये इंस्टीट्यूशंस अपने काम को कितना एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कर रहे हैं, जैसे कि स्टाफ की अवेलेबिलिटी, बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग और परफॉर्मेंसेस। अब हम वो 4 पिलर्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है पुलिस, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली फोर्स जो क्राइम को प्रिवेंट और इन्वेस्टिगेट करती है। फिर आती है जुडिशरी, कोर्ट्स का सिस्टम जो न्याय देता है। नेक्स्ट है प्रिजन्स, जेल सिस्टम जो कन्विक्ट्स को रखता है और रिफॉर्म का काम करता है। और लास्टली हमारा आता है लीगल एड, यानी कि फ्री या सब्सिडाइज लीगल हेल्प जो उन लोगों को मिलती है जो कि लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आपको पता होना चाहिए कि वो 4 पिलर्स कौन से हैं। नेक्स्ट हमारा आता है 2022 एडिशन के बारे में। 2022 एडिशन से एक नया एलिमेंट भी ऐड हुआ है। कौन सा एलिमेंट? वो है HSRC, यानी कि स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये क्या होती है? ये स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि ह्यूमन राइट वायलेशंस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इंश्योर करते हैं कि सिटीजन्स के जो बेसिक राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट हों। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है सेपरेटली असेस्ड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि इनकी कैपेसिटी का अलग से इवैल्यूएशन किया गया, जैसे कि उनके पास कितना स्टाफ है, उनका बजट, केस डिस्पोजल रेट और एक्सेसिबिलिटी। इस साल के रिपोर्ट में से 25 स्टेट्स का डेटा इंक्लूड किया गया। कितने स्टेट? 25, यानी कि ये पैन इंडिया नहीं था। तो ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि सिर्फ इन्हीं स्टेट्स के पास ऐसा अवेलेबल डेटा था जो कि कंसिस्टेंट हो, यानी कि हर साल लगभग एक ही फॉर्मेट में कलेक्ट किया गया हो, कंप्लीट हो यानी कि कोई मिसिंग इन्फॉर्मेशन नहीं हो, और कंपेरेबल डेटा हो, यानी कि सभी स्टेट के लिए सेम इंडिकेटर्स यूज़ हों ताकि एक फेयर कंपैरिजन हो सके। अगर डाटा कंसिस्टेंट, कंप्लीट और कंपेरेबल ना हो तो रैंकिंग फेयर नहीं होती। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस रैंकिंग में 8 यूनियन टेरिटरीज़, कितनी? 8 यूनियन टेरिटरीज़ और 3 स्टेट्स। कौन कौन से? असम, मणिपुर और नागालैंड को इंक्लूड नहीं किया गया, यानी कि 8 यूनियन टेरिटरीज़ और 3 स्टेट्स को हमने इंक्लूड नहीं किया। और ऐसा क्यों किया? रीज़न ये है कि इनके पास रिक्वायर्ड जो 4 पिलर्स थे, यानी कि पुलिस, जुडिशरी, प्रिजन्स और लीगल एड का कंप्लीट और कंपेरेबल डेटा अवेलेबल नहीं था। अगर डेटा प्रॉपर नहीं होता
तो रिजल्ट बायस्ड या मिसलीडिंग हो सकता था, इसलिए इनको रैंकिंग से बाहर रखा गया। तो सिर्फ 25 स्टेट थे, कौन से वो 3 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं जो इंक्लूड नहीं हुए हैं, यहाँ पे मेंशन्ड है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कैटेगराइजेशन ऑफ स्टेट्स। सबसे पहले है हमारी 18 लार्ज और मिड साइज स्टेट्स, कौन कौन से जिनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज़्यादा है। फिर हमारे आते हैं स्मॉल स्टेट्स जिनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से कम है। नेक्स्ट हमारा ये टेबल दिया गया है बेस्ट परफॉर्मर्स इन पुलिसिंग एंड जस्टिस डिलीवरी, कौन कौन से पिलर्स पर, पुलिस और जस्टिस डिलीवरी पर। फिर हम लोग वर्स्ट परफॉर्मेंस देखेंगे इसी पर, पुलिस और जस्टिस डिलीवरी पर। तो पहले बेस्ट की बात करते हैं। तो बेस्ट इस रिपोर्ट ने बताया कि पुलिसिंग और जस्टिस डिलीवरी के मामले में सबसे अच्छा काम कौन से स्टेट्स कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं रैंक 1 की, कौन है, कर्नाटका है। कर्नाटका पहले नंबर पे आया क्योंकि एक लौता स्टेट है जो कि पुलिसिंग में भी टॉप 2 में है और जुडिशरी में भी टॉप 2 पे है, मतलब यहाँ पुलिस का काम भी स्ट्रांग है और कोर्ट सिस्टम भी एफिशिएंट है। नेक्स्ट रैंक 2 मिलती है हमारी आंध्र प्रदेश को। आंध्रा दूसरे नंबर पर आया और इसका रीज़न ये है कि इसने रिपोर्ट के हर पिलर जैसे कि पुलिस, जुडिशरी, प्रेजेंस और लीगल एड में कंसिस्टेंटली अच्छा काम दिया है। नेक्स्ट आता है हमारा तेलंगाना। तेलंगाना ने पिछले साल 11th रैंक से सीधा 3rd रैंक तक का सफ़र किया, काफ़ी इंप्रूवमेंट इसने दिखाई है, मतलब यहाँ का जो जस्टिस सिस्टम और पुलिसिंग है दोनों में नोटिसिएबल इंप्रूवमेंट आया है। अब बात करते हैं उन स्टेट्स की जो सबसे नीचे रैंक्ड है। वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल सबसे लास्ट है, इसका नंबर 18 है क्योंकि इसके जो मल्टीपल इंडिकेटर्स हैं जैसे कि पुलिस एफिशिएंसी, केस डिस्पोजल रेट, प्रिजन मैनेजमेंट, सब में स्कोर इसके लो आया है। फिर आता है हमारा यूपी 17 रैंक, विच इज़ नॉट अ गुड रैंक। तो आपको ये पता होनी चाहिए, डायरेक्टली क्वेश्चन इससे बन के आ सकता है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ जस्टिस डिलीवरी यानी कि केसेस को टाइमली और फेयर तरीके से सॉल्व करना में काफ़ी चैलेंजेस हैं। नेक्स्ट हमारी रैंक 16 आती है जो कि है उत्तराखंड, यानी कि हमारा भाई है, जस्ट हमारे बगल वाला पड़ोसी। इसके 16 रैंक है क्योंकि जस्टिस के की सेक्टर्स जैसे कि जुडिशरी परफॉर्मेंस, पुलिसिंग कैपेसिटी में इसका लो परफॉर्मेंस दिखाई दिया है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द टॉप परफॉर्मर्स अमंग द स्मॉल स्टेट्स। छोटे स्टेट में टॉप परफॉर्मर्स रहे सिक्किम, हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश। ये स्टेट अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद भी जस्टिस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाए हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट की। भारत के नेशनल लेवल पर जो पुलिस टू पॉपुलेशन रेशियो है, मतलब कि 1 लाख लोगों पर कितने पुलिस पर्सोनल हैं, कभी भी 155 से ज़्यादा नहीं हुआ है। तो ये जो नंबर है ये सैंक्शन स्ट्रेंथ से काफ़ी कम है, जो कि सैंक्शन स्ट्रेंथ है 197। तो सबसे पहले ये सैंक्शन स्ट्रेंथ होता क्या है। सैंक्शन स्ट्रेंथ का मतलब है कि गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कितने पुलिस पर्सोनल अप्रूव किए हैं, चाहे वो रिक्रूट हुए हों या ना हुए हों। ये रेशियो हर स्टेट में अलग होता है और कई बार कई जगह काफ़ी कम भी होता है, जैसे कि बिहार में सिर्फ 81 पुलिस पर्सोनल्स हैं पर 1 लाख पॉपुलेशन, मतलब बिहार में पुलिसिंग काफ़ी अंडर स्टाफ्ड है। देश के लगभग 78% पुलिस स्टेशंस में अब विमेन हेल्प डेस्क हैं। क्या है, विमेन हेल्प डेस्क है। ये क्या होती हैं, इनका क्या काम होता है अभी देखेंगे। ये वो डेस्क होती हैं जहाँ पर स्पेसिफिकली महिला ऑफिसर्स होती हैं जो विमेन रिलेटेड कंप्लेंट्स हैंडल करती हैं। लेकिन टोटल पुलिस फोर्स में महिलाओं का जो प्रोपोर्शन है वो सिर्फ 11.75% है, यानी महिला रिप्रेजेंटेशन अभी भी बहुत ज़्यादा कम है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो जजेस हैं उनमें लगभग 38% महिलाएं हैं, लेकिन जैसे ही हम डिस्ट्रिक्ट से हाई कोर्ट की तरफ जाते हैं ये 15% रह जाती हैं, यानी कि जुडिशरी में ऊपर के पदों पर महिला रिप्रेजेंटेशन और कम होता जाता है। अब तक कोई भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी अपने पुलिस फोर्स में विमेन के लिए जो रिजर्वेशन टारगेट सेट किया गया था उसको पूरा नहीं कर पाई है। तो ये जो रिजर्वेशन टारगेट है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट का जो ऑफिशियली सेट परसेंटेज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 30% विमेन रिप्रेजेंटेशन का गोल, ये पूरा नहीं हो पा रहा है। पूरी नेशनल पुलिस फोर्स में जितनी भी हमारे पास नेशनल पुलिस फोर्स है जिसमें कि 2.03 मिलियन पर्सोनल्स हैं, सीनियर आईपीएस रैंक्स में महिला ऑफिसर की संख्या 1000 से भी कम है, विच इज़ समथिंग जो कि हमें देखना चाहिए ध्यान से और जो अच्छी चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। तो ये आईपीएस क्या होता है, वैसे तो मोस्ट ऑफ द पीपल जानते होंगे, लेकिन इसका मतलब है इंडियन पुलिस सर्विस, जो कि टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की पुलिसिंग होती है। देश भर में अगर हम प्रिजन्स की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा ओवर क्राउडिंग है, मतलब जेल में जितने प्रिजनर्स की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोग रखे गए हैं। उसका एवरेज यहाँ पर दिया हुआ है 131%, यानी कि अगर जेल की कैपेसिटी 100 प्रिजनर्स की है तो वहाँ पर 131 प्रिजनर्स रखे गए हैं, यानी कि 31 ज़्यादा। सो देश के जो टोटल प्रिजनर्स में से लगभग 76% अंडर ट्रायल्स हैं, मतलब जिनका केस अभी कोर्ट में चल रहा है और उनका फाइनल जजमेंट नहीं आया।
ये रेशियो 10 साल पहले 66% था। सो ये रेशियो जो है यानी कि अब ज़्यादा लोग बिना जजमेंट के जेल में वेट कर रहे हैं, इसको हम देखकर पता लगा सकते हैं। 10% अप्रॉक्सीमेटली बढ़ गया। नेक्स्ट हमारा आता है पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ द रिवराइन डॉल्फिन्स, यानी कि इंडिया के रिवर सिस्टम में जो डॉल्फिन्स रहती हैं जैसे कि गंगा और इंडस रिवर डॉल्फिन्स, उनकी पॉपुलेशन का पहला कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे किया गया। रिवराइन डॉल्फिन्स क्या होता है? आप रिवराइन डॉल्फिन्स का क्या मतलब होता है? रिवराइन डॉल्फिन्स का मतलब होता है कि फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स जो रिवर्स में रहती हैं, रिवराइन यानी कि रिवर्स में रहने वाली फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स। ओशन वाले डॉल्फिन्स की हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। तो कौन सी डॉल्फिन्स हैं? फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स। ठीक है, सो शुरू करते हैं। 3 मार्च 2025 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि इंडिया ने अपना पहला पूरा साइंटिफिक काउंट किया है। किसका? गंगा और इंडस रिवर डॉल्फिन्स का, गैंजेटिक और इंडस रिवर। ये पता होना चाहिए। कोई और डॉल्फिन का नाम दे देंगे और ऑप्शंस में आपसे पूछ लेंगे। सो ये पहली बार हुआ है कि इन दोनों स्पीशीज़ का एक साथ डिटेल सर्वे हुआ। गैंजेटिक डॉल्फिन को हम नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी कहते हैं और इंडस मेनली पाकिस्तान और थोड़ा सा पंजाब रीजन में मिलती है। ये जो सर्वे है ये 2021 और 2030 के बीच में हुआ था। क्रिटिकल, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्रिटिकल इंसाइट्स दिया हुआ है कि ये क्रिटिकल इंसाइट्स प्रोवाइड करिए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा, जैसे अभी कितनी बची हैं, कहाँ रहती हैं, कौन से थ्रेट्स फेस कर रही हैं। यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड का मतलब है कि इनका एक्सटिंक्शन का रिस्क हाई है। एक्वेटिक मैमल्स दिया है, मतलब वाटर में रहने वाले वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो अपने बेबीज़ को दूध पिलाते हैं, जैसे कि डॉल्फिन्स, वेल्स एक्सेट्रा। अब आते हैं सर्वे के मेन रिजल्ट्स पर, यानी कि की फाइंडिंग्स पर। ठीक है, तो ये काम वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया। किसने किया? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, जो कि यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आती है। एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे काम करता है और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। सो सर्वेयर्स ने गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर के पूरे ड्रेनेज बेसिन के एरिया को कवर किया। जो रिवर बेसिन है, रिवर बेसिन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि बड़ा एरिया जहाँ से सारा वाटर एक ही रिवर सिस्टम में गिरता है। तो 28 रिवर्स को बोट से और 30 रिवर्स को रोड सर्वे से चेक किया गया। रोड वाले सर्वे यूजुअली बैंक्स के आसपास की साइटिंग्स चेक करते हैं। नेक्स्ट, सर्वे के मुताबिक गैंजेटिक डॉल्फिन्स की जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन थी वो 6327 थी, यानी कि यहाँ पे रेंज दिया हुआ है। रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब होता है कि मिनिमम और मैक्सिमम एस्टिमेट, क्योंकि काउंटिंग में थोड़ा सा वेरिएशन होता है। यहाँ पर रेंज दिया हुआ है तो वेरिएशन की वजह से हम यहाँ इसे लिखते हैं। इंडस रिवर डॉल्फिन्स जो हैं वो इंडिया में सिर्फ पंजाब के ब्यास रिवर में पाई गई हैं। कहाँ पे? ब्यास रिवर में पाई गई हैं, इंपॉर्टेंट है। और वो भी बस 3 डॉल्फिन्स। कितनी? सिर्फ 3 ओनली। जहाँ पे भी आए आपको उसे ध्यान से पढ़ना है। ये काफ़ी अलार्मिंग नंबर है, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे एंडेंजर्ड है। यहाँ पर कुछ रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया गया है। अब देखते हैं कि कौन से रीजन में कितनी डॉल्फिन मिली। मेन स्टेम यहाँ पर लिखा हुआ है, गंगा मेन स्टेम। सो ये मेन स्टेम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि गंगा का जो मेन फ्लो है विदाउट द ट्रिब्यूटरीज। मेन स्टेम में हम लोग किसको इंक्लूड नहीं करते हैं? ट्रिब्यूटरीज को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ सबसे ज़्यादा डॉल्फिन्स मिली 3275। देन गंगा की ट्रिब्यूटरीज, मेन स्टेम में ट्रिब्यूटरीज नहीं आएंगी, ट्रिब्यूटरीज हम अलग से देख रहे हैं। ट्रिब्यूटरीज क्या होता है? मतलब छोटी रिवर्स जो गंगा में मिलती हैं, इनमें भी काफ़ी डॉल्फिन्स थी, 2414। नंबर वैसे मुश्किल ही पूछेगा, लेकिन आप एक बार बस देख लो कि सबसे पहले किस में है। क्रोनोलॉजी आप देख लो, बाकी नंबर्स नहीं पूछेगा। ब्रह्मपुत्रा का जो मेन स्ट्रीम है उसमें डॉल्फिन्स काफ़ी कम है गंगा के कंपैरिजन में, सिर्फ 584 डॉल्फिन्स हैं। देन इसकी ट्रिब्यूटरीज़ की बात हुई है, देखो मेन स्टेम ट्रिब्यूटरीज़ ध्यान देना है। ट्रिब्यूटरीज़ में तो बहुत ही कम डॉल्फिन्स मिली, सिर्फ 51। और अगर हम ब्यास वाली बात करें यानी कि इंडस बेसिन, तो सिर्फ 3 है। यहाँ पे हमने अभी देखा था, ये वही इंडस रिवर पॉपुलेशन है जो हमने पहले मेंशन की, सिर्फ ब्यास रिवर में मिलती है, इंडिया में नहीं मिलती। तो स्टेट वाइज अगर हम देखें तो यूपी टॉप पे है डॉल्फिन पॉपुलेशन में। तो ये हमारे लिए यूपी पीसीएस और बीपीएससी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है बिहार, ठीक है, 2220। देन थर्ड नंबर पे आता है हमारा वेस्ट बंगाल। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंजर्वेशन एफर्ट्स को टारगेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा डॉल्फिन्स हमें कहाँ मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है लीगल प्रोटेक्शन। तो गैंजेटिक डॉल्फिन को IUCN रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। हमने अभी देखा था एंडेंजर्ड क्या होता है। IUCN दोबारा देखते हैं। सो IUCN रेड लिस्ट एक ग्लोबल डेटाबेस है।
ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। IUCN में ये एंडेंजर्ड कहलाई जाती हैं। तो ये क्या है? सो ये ग्लोबल डेटाबेस है जो कि वर्ल्ड के एनिमल्स और प्लांट्स की कंजर्वेशन स्टेटस बताता है। और एंडेंजर्ड का मतलब होता है कि स्पीशीज़ खतरे के रिस्क में है, मतलब अगर प्रोटेक्शन ना दी गई तो ये स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारा हाईएस्ट प्रोटेक्शन की बात करता है। सो इसका मतलब है कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में गैंजेटिक डॉल्फिन का नाम है। कहाँ पे? शेड्यूल 1 में, किसमें? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। सो शेड्यूल 1 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि स्पीशीज़ को सबसे ज़्यादा लीगल प्रोटेक्शन मिलता है। अगर कोई इसको किल या हार्म करता है तो हेवी फाइन और जेल की सज़ा होती है। ये लॉ 1972 में बनाया गया था ताकि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट हमारा आता है कोल्ड स्पॉट्स। सो कोल्ड स्पॉट का मतलब है वो रिवर एरिया जहाँ डॉल्फिन की डेंसिटी बहुत कम है। डेंसिटी का मतलब यहाँ ये है कि हर 1 किलोमीटर में कितने डॉल्फिन मिल रहे हैं। सो नरोरा से कानपुर के जो गंगा रिवर स्ट्रेच है उसमें सिर्फ 0.1 डॉल्फिन्स पर किलोमीटर मिलते हैं। इसका मतलब एवरेज 10 किलोमीटर में एक डॉल्फिन है। कितना? यानी कि 10 किलोमीटर में आपको कितनी डॉल्फिन मिलेगी? आपको केवल 1 डॉल्फिन मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा फर्रुखाबाद कन्नौज स्ट्रेच जो कि गंगा का ही है। ये भी एक कोल्ड स्पॉट है। यहाँ डॉल्फिन की पॉपुलेशन बहुत कम है, इसलिए इस एरिया में प्रोटेक्शन एफर्ट्स ज़्यादा ज़रूरी हैं। नेक्स्ट आता है कौशाम्बी चित्रकूट स्ट्रेच जो कि यमुना का है। सो यमुना रिवर के इस हिस्से में भी डॉल्फिन्स रेयर हैं, मतलब कि ह्यूमन एक्टिविटी या पोल्यूशन इनकी सर्वाइवल को इफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा पीलीभीत। कहाँ पे? शारदा रिवर। देखो ये रिवर और एरियाज़ भी आपको पता होने चाहिए। शारदा रिवर का पीलीभीत स्ट्रेच भी लो डेंसिटी जोन है। यहाँ डॉल्फिन्स की साइटिंग्स बहुत रेयर होती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बलरामपुर सिद्धार्थनगर स्ट्रेच जो कि राप्ती रिवर में पड़ता है। राप्ती रिवर का ये पार्ट भी एक कोल्ड स्पॉट है। ओवरऑल कोल्ड स्पॉट्स में डॉल्फिन्स के लिए सर्वाइवल डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज फूड कम होगा, वाटर क्वालिटी लो होगी या ह्यूमन इंटरफेरेंस ज़्यादा होता है। नेक्स्ट विल गो फॉर हॉटस्पॉट्स। हॉटस्पॉट का मतलब होता है वो एरिया जहाँ डॉल्फिन्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। बिहार में एवरेज 1.62 डॉल्फिन्स पर किलोमीटर है। ये जो यूपी है उसके 0.62 डॉल्फिन्स पर किलोमीटर से काफ़ी ज़्यादा है। ये चीज़ बीपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये नंबर क्लियरली दिखाता है कि बिहार डॉल्फिन्स के लिए ज़्यादा सूटेबल हैबिटेट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आता है हमारा चौसा मनिहार स्ट्रेच जो कि बिहार में है। ये बिहार का एक हॉटस्पॉट स्ट्रेच है जहाँ पे जो डॉल्फिन डेंसिटी है वो 2.20 डॉल्फिन्स पर किलोमीटर है, मतलब हर किलोमीटर में 2 से ज़्यादा डॉल्फिन्स देखने को मिल रही है। नेक्स्ट आता है हमारा मनिहारी बिहार से राजमहल झारखंड तक। यहाँ पे 2.75 डॉल्फिन्स पर किलोमीटर है। इसका मतलब जो वाटर डेप्थ, फूड सप्लाई और पोल्यूशन कम होने की वजह से डॉल्फिन्स यहाँ फ्लरिश करते हैं। नेक्स्ट हमारा ये बोलता है कि बिहार में डॉल्फिन्स का ज़्यादा होने का जो मेन रीज़न है वो है डीपर रिवर चैनल्स। डीप वाटर में डॉल्फिन्स को हंटिंग, ब्रीडिंग, सेफ स्विमिंग के लिए बेहतर एनवायरनमेंट मिलता है, प्लस फिशिंग बोट्स का डिस्टर्बेंस यहाँ पर कम होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सपेंडिचर ऑन दी हायर एजुकेशन। ये टॉपिक बेसिकली बताता है कि कैसे अलग अलग स्टेट्स ने अपने हायर एजुकेशन यानी कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन पर पैसा खर्च करते हैं और उसमें कहाँ पर गैप या इम्बैलेंस देखने को मिला है। सबसे पहले नीति आयोग। नीति आयोग जो कि गवर्नमेंट का पॉलिसी थिंक टैंक है, ये पॉलिसी बनाने, रिकमेंड करने और मॉनिटर करने का काम करता है, ने फरवरी 2025 में एक रिपोर्ट पब्लिश की। इसका नाम है एक्सपैंडिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन थ्रू स्टेट्स एंड स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। इसका मेन फोकस है कि कैसे स्टेट्स और स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू क्वालिटी हायर एजुकेशन को बढ़ाया जा सकता है। यहाँ SPUs यानी कि स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का मतलब है वो यूनिवर्सिटी जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती हैं और उनको रन करते हैं। तो हायर एजुकेशन सेक्टर में पहली बार कोई ऐसा पॉलिसी डॉक्यूमेंट आया, दिस इज़ अ फर्स्ट ऑफ अ काइंड पॉलिसी डॉक्यूमेंट। पहली बार आया है ऐसा कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो स्पेसिफिकली स्टेट्स और उनकी यूनिवर्सिटी पर फोकस करता है। पहले ज़्यादातर रिपोर्ट्स या तो नेशनल लेवल पर होती थी या स्पेसिफिक स्कीम्स पर, लेकिन ये स्टेट फोकस्ड ब्लूप्रिंट है। चलो शुरू करते हैं एजुकेशन एक्सपेंडिचर। सो यहाँ से हम नंबर्स और कंपैरिजन शुरू करते हैं। एजुकेशन एक्सपेंडिचर का मतलब है कि स्टेट का जो टोटल बजट का कितना परसेंटेज एजुकेशन सेक्टर पर खर्च होता है, स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन तक। अगर हम ओवरऑल एक्सपेंडिचर की बात करें, पूरे एजुकेशन सिस्टम को देखें तो जम्मू एंड कश्मीर अपने टोटल बजट का 8.11% एजुकेशन पर खर्च करता है, जो सबसे ज़्यादा है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा कौन करता है। फिर आता है मणिपुर 7.25% के साथ सेकंड पोजीशन पर, लेकिन दिल्ली सिर्फ 1.67% एलोकेट करता है, जो काफ़ी कम है। ये परसेंटेज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दिखाता है कि स्टेट की प्रायोरिटी एजुकेशन सेक्टर में कितनी है।
नेक्स्ट आता है हायर एजुकेशन एक्सपेंडिचर। अगर हम सिर्फ हायर एजुकेशन यानी कि कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल के खर्चा देखें तो बिहार सबसे ऊपर आता है। सो बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, 1.56% सबसे ऊपर है। उसका बजट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा खर्च करता है। इसके बाद आता है हमारा जम्मू एंड कश्मीर 1.53%, मणिपुर 1.45%, वाइल तेलंगाना ओनली 0.18%, जो बहुत ही लो प्रायोरिटी को दिखाता है इस सेक्टर में। पर यूथ एजुकेशन स्पेंडिंग की अगर हम बात करें जो यहाँ पे दिया हुआ है उसके हिसाब से, इसका मतलब कि हर एलिजिबल यूथ जो कि 18 to 23 ईयर्स पर कितना पैसा खर्च होता है हायर एजुकेशन में, इस हिसाब से केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना टॉप पर है। ये हर स्टूडेंट पर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वहीं पर राजस्थान, पंजाब और जो छत्तीसगढ़ इस मामले में पीछे हैं, मतलब वहाँ पर स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है। यूनिवर्सिटी डेंसिटी, सबसे पहले ये होता क्या है, इसका मतलब है कि एक स्टेट में 1 लाख एलिजिबल स्टूडेंट्स पर कितनी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं। सो जो नेशनल एवरेज है वो 0.8 है, मतलब हर 1 लाख एलिजिबल यूथ के लिए एवरेज 0.8 यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसका मतलब है कि पूरे इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ की जो संख्या की जो डिमांड है उसके हिसाब से कम है, और कुछ स्टेट्स में ये गैप और भी ज़्यादा है। अगर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की हाईएस्ट यूनिवर्सिटी डेंसिटी है, यानी कि 10.3%। अब ये यूनिवर्सिटी डेंसिटी क्या होता है, इसका मतलब है कि एक स्टेट के एलिजिबल स्टूडेंट पॉपुलेशन के हिसाब से कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे जो 18 to 23 साल के हैं। सो सिक्किम टॉप पर है। इसके बाद नंबर आता है अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का, लेकिन बिहार लोएस्ट पे आता है, यानी कि 0.2 यूनिवर्सिटीज़ पर लाख एलिजिबल पॉपुलेशन, मतलब यहाँ हायर एजुकेशन का एक्सेस काफ़ी लिमिटेड है। नेक्स्ट अब आता है हमारा UDISE प्लस रिपोर्ट 2023-24। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक ऑफिशियल डेटा कलेक्शन सिस्टम है जो पूरे इंडिया के स्कूल एजुकेशन का रिकॉर्ड रखता है, यानी कि एनरोलमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स एक्सेट्रा। बहुत सालों में पहली बार, यानी कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन मेनी ईयर्स, पहली बार जो एनरोलमेंट है, एनरोलमेंट मतलब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की जो टोटल संख्या में है, हमें गिरावट देखने को मिली है। इंक्रीज़ नहीं, हमें डिक्रीज़ देखने को मिला है, यानी कि डिक्लाइन देखने को मिला है। सो 2023-24 और 2022-23 और 23-24 में जो एनरोलमेंट है पिछले 4 सालों का जो एवरेज है 26 करोड़ के कंपैरिजन में 1 करोड़ कम हुआ है। कितना कम हुआ है, 1 करोड़ कम हो गया। सो ऑफिशियल्स का कहना है कि इसकी वजह शायद बेटर डेटा कलेक्शन मेथड है, जिसमें डुप्लीकेट एंट्रीज यानी कि सेम बच्चा 2 बार काउंट हो गया, हटा दी गई है। इसकी अगर हम हाइलाइट्स की बात करें तो 2018-19 से लेकर 21-22 तक स्कूल में बच्चों की संख्या हमेशा 26 करोड़ से ऊपर रही है। किससे, अबव 26 करोड़। ठीक है, हर साल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ हुआ कुछ लाख स्टूडेंट्स का। कोविड के साल 2020-21 में हल्का सा हमें गिरावट देखने को मिला है, यानी कि स्कूल बंद होने, माइग्रेशन, ड्रॉप आउट की वजह से, लेकिन टोटल स्टूडेंट्स फिर भी 26 करोड़ से ज़्यादा ही रहे थे। लेकिन अब पहली बार, यानी कि कोविड में भी नहीं हुआ वो हो गया, पहली बार 2022-23 में ये नंबर 25.17 करोड़ पे आ गया है, और 23 में और घट के 24.8 करोड़ पर आ गया है। मतलब 2018-22 के एवरेज से लगभग 1.55 करोड़ जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो कम हो गए हैं, जो कि अराउंड 6%, यानी कि नियरली 6% की गिरावट है। स्टेट वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा गिरावट कहाँ हुई, बिहार में हुई। बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, यानी कि 35.65 लाख बच्चे कम हो गए यहाँ पे। उसके बाद आता है यूपी पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, और फिर आता है हमारा महाराष्ट्र, यानी कि यहाँ सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। ज़्यादातर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में गिरावट हुई है, लेकिन आंध्रा, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और तेलंगाना में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ या तो नंबर स्टेबल रहे या थोड़ा सा हमें इंक्रीज़ देखने को मिला है। नेक्स्ट हमारी रिपोर्ट आती है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे यूपी पीसीएस का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, ये सारे एग्ज़ाम्स में आती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये है क्या, ये एक ऑफिशियल गवर्नमेंट रिपोर्ट है जो हमारे देश का फॉरेस्ट कवर का डिटेल स्टेटस बताती है। इस रिपोर्ट का काम है कि हर 2 साल में बताना कि इंडिया के फॉरेस्ट का साइज़, क्वालिटी और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो 21 दिसंबर 2024 को एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने ये रिपोर्ट रिलीज़ की थी। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, जो देहरादून में है, वहाँ पे। ये इंस्टीट्यूट एक रिसर्च हब है जहाँ फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट से रिलेटेड एडवांस स्टडीज़ होती हैं। ISFR 2023 का मतलब है कि ये 2023 का एडिशन है जो लेटेस्ट डेटा देता है हमारे फॉरेस्ट कवर का। नेक्स्ट है हमारा फॉरेस्ट कवर मैपिंग।
ये क्या होता है? ये पार्ट बताता है कि फॉरेस्ट का मेजरमेंट कैसे होता है, यानी हम सैटेलाइट इमेजेस और ग्राउंड सर्वे से मैप बनाते हैं कि कौन सा फॉरेस्ट एरिया के अंडर आता है और किस डेंसिटी में आता है। सबसे पहले यहाँ डेफिनेशन दी गई है, यानी कि इस डेफिनेशन में आप देखो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला है लैंड मोर देन 1 हेक्टेयर इन एरिया, मतलब 1 हेक्टेयर कितना होता है? 1 हेक्टेयर लगभग 100 मीटर इंटू 100 मीटर होता है, इसका एरिया होता है। सबसे बड़े पैचेस का लैंड काउंट होते हैं, छोटे गार्डन टाइप्स एरियाज नहीं होते। नेक्स्ट इसमें वर्ड आता है ट्री कैनोपी एंड डेंसिटी ऑफ मोर देन 10%, मतलब ट्री कैनोपी का मतलब है कि ऊपर से देखने पर पेड़ पौधों का कवर अगर वो टोटल लैंड का 10% या उससे ज़्यादा कवर करता है तब उसे फॉरेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट लिखा है इंक्लूडिंग ट्री ऑर्किड्स, बैम्बू, पाम्स एक्सेट्रा। इसमें सिर्फ नेचुरल फॉरेस्ट नहीं बल्कि प्लांटेशन जैसे कि आम के बाग, कोकोनट के पाम, बैम्बू प्लांटेशंस भी काउंट होते हैं। नेक्स्ट उन्होंने दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है कैनोपी डेंसिटी के बेसिस पर। कैनोपी डेंसिटी का मतलब होता है पेड़ों की लीव्स, ब्रांचेस और क्राउन्स कितना ग्राउंड एरिया शेड कर रहे हैं। सबसे पहले आता है हमारा वेरी डेंस फॉरेस्ट, यानी अगर 70% या उससे ज़्यादा एरिया पेड़ों के कैनोपी से कवर्ड है तो वो वेरी डेंस फॉरेस्ट कैटेगरी में आता है। ये सबसे रिच फॉरेस्ट होता है बायोडाइवर्सिटी के लिए और कार्बन स्टोरेज के लिए। नेक्स्ट आता है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। अगर कैनोपी कवरेज 40% से ज़्यादा लेकिन 70% से कम है तो वो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में काउंट होता है। ये जनरली रूरल एरियाज़ के पास होता है या सेकेंडरी ग्रोथ फॉरेस्ट होते हैं। लास्टली हमारा आता है ओपन फॉरेस्ट, इसमें होता है 10 to 40%, यानी कि अगर कैनोपी कवर 10% से ज़्यादा लेकिन 40% से कम है तो वो ओपन फॉरेस्ट के अंडर आते हैं। इसमें पेड़ कम होते हैं और ज़्यादा ओपन ग्रासलैंड टाइप स्पेस होती है। सो ये डेफिनेशंस यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीलिम्स में डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड एमसीक्यूज आते हैं और मेंस में आपको फॉरेस्ट डेटा एनालिसिस में ये टर्म्स यूज़ करने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आता है हमारा श्रब्स। और श्रब्स क्या होता है? श्रब का मतलब होता है वो ज़मीन जहाँ पर ट्री कैनोपी डेंसिटी 10% से कम हो। किससे? 10% से भी कम है। कैनोपी डेंसिटी का मतलब होता है जब ऊपर से जैसे कि सैटेलाइट से देखा जाए तो कितना परसेंटेज एरिया ट्री लीव्स और ब्रांचेस से कवर्ड है। श्रब में ज़्यादातर छोटे बुशेस होते हैं, बीच बीच में कुछ पेड़ होते हैं लेकिन घने जंगल जैसा कवर नहीं होता। नेक्स्ट इसमें दिया है डेटा सोर्सेज, यानी कि इस रिपोर्ट का जो डेटा सैटेलाइट इमेजनरी से आता है, इसरो का लिस थर्ड सेंसर। कौन सा? लिस थर्ड सेंसर। देखो आ भी सकता है नहीं भी, जो एक कैमरा जैसा काम करता है लेकिन सैटेलाइट्स पे लगता है का यूज़ होता है। ये IRS रिसोर्स सेट सैटेलाइट के सीरीज़ होते हैं जो स्पेसिफिकली जो है लैंड रिसोर्सेज का डेटा कलेक्ट करते हैं जैसे कि फॉरेस्ट एरिया, क्रॉप्स, वाटर बॉडीज़ एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाइलाइट्स दी हुई हैं यहाँ पे रिपोर्ट की। सबसे पहले इंडिया का जो टोटल फॉरेस्ट है और जो उसका ट्री कवर है वो मिला के 8.27 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि हमारे देश का जो हमारा टोटल देश का एरिया है उसका 27.17% कवर करता है। अब यहाँ पे एक वर्ड दिया है ट्री कवर। अब ये ट्री कवर क्या होता है? ट्री कवर में वो ट्रीज़ भी काउंट होती हैं जो फॉरेस्ट एरिया से बाहर हैं, जैसे कि फार्म्स में, रोड्स के किनारे और पार्क्स वगैरह में। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो ट्री कवर है उसके बारे में, फॉरेस्ट कवर है जो कि ऑफिशियली फॉरेस्ट के अंडर आता है, वो 7.15 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 21.76% एरिया कवर करता है। ट्री कवर जो कि नेक्स्ट इन्होंने दिया है ट्री कवर जो कि स्कैटर्ड या फॉरेस्ट के बाहर के ट्रीज़ होते हैं वो 1.12 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 3.41% एरिया कवर करता है। नाउ अकॉर्डिंग टू ISFR 2021 रिपोर्ट 2021 में ये टोटल जो है 24.62% था, तो अब 25.17% हो गया। मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है 2021 में जो फॉरेस्ट कवर 7.13 लाख स्क्वायर किलोमीटर था वो 21.71%, और जो ट्री कवर है वो 2.91% था। अब ट्री कवर 3.41% हो गया है। इसका मतलब है कि फॉरेस्ट के बाहर भी ट्रीज प्लांटेशन या ग्रोथ में थोड़ा हमें इंक्रीज देखने को मिला है। आपके लेटेस्ट असेसमेंट में फॉरेस्ट कवर में 156.41 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज़ हुआ, जो कि परसेंटेज टर्म्स में सिर्फ 0.05 इंक्रीज़ का है। ये छोटा सा नंबर लग सकता है लेकिन नेशनल लेवल पे भी ये सिग्निफिकेंट होता है क्योंकि फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज़ करना स्लो प्रोसेस होता है काफ़ी। नेक्स्ट यहाँ पर हमें टेबल दी गई है। टेबल में सबसे पहला वर्ड है हमारा फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर का मतलब है वो एरिया जो कि लीगली फॉरेस्ट कैटेगरी में आता है और जहाँ पे ट्री डेंसिटी काफ़ी अच्छी होती है। इंडिया में ये एरिया 7,15,342.61 स्क्वायर किलोमीटर है।
जो पूरे देश के जोग्राफिकल एरिया का 1.76% है, यानी रफली हर 5 किलोमीटर पर स्क्वायर में 1 किलोमीटर स्क्वायर फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट इन्वायरमेंट के लिए ये लंग्स की तरह काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और बायोडाइवर्सिटी को ये प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमें दिया गया है ट्री कवर। अब ट्री कवर क्या होता है? ट्री कवर का मतलब होता है वो एरिया जो डेंस फॉरेस्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन जहाँ पर स्कैटर्ड ट्रीज या प्लांटेशंस हैं, जैसे कि रोड साइड ट्रीज, पार्क्स, गार्डन्स, ऑर्किड फार्म्स। इंडिया में ये 1,12,000 14.34 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि 3.41% है, जोग्राफिकल एरिया के बराबर है। ट्री कवर को अलग से मेजर इसलिए किया जाता है क्योंकि ये नेचुरली ग्रोन फॉरेस्ट का हिस्सा होते हैं, लेकिन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और कूलिंग इफेक्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट हमें दिया है टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। अब फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर को कंबाइन करें तो टोटल एरिया 8,27,356.95 किलोमीटर पर स्क्वायर है, जो कि पूरे देश का 25.17% है, यानी क्वार्टर से ज़्यादा इंडिया ग्रीनरी में कवर्ड है। यूपीएससी, यूपीपीसी और बीपीएससी के लिए याद रखिए कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का टारगेट 33% जोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है। तो अभी हम टारगेट के काफ़ी पीछे हैं। कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 33%। किसके अकॉर्डिंगली? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंगली, यानी कि एनएफपी के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट आता है हमारा श्रब। श्रब क्या है? श्रब का मतलब है डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरिया, जहाँ पे छोटे श्रब्स, बुशेज होते हैं लेकिन डेंस फॉरेस्ट नहीं होता। ये 43,622.64 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, जो कि 1.33% है। श्रब्स एरिया मोस्टली ओवरग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन या माइनिंग की वजह से बनते हैं और इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स में इन्हें इम्प्रूव किया जाता है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है नॉन फॉरेस्ट। नॉन फॉरेस्ट का मतलब वो एरिया जहाँ ना फॉरेस्ट कवर है, ना ट्री कवर, ना श्रब्स, यानी कि एग्रीकल्चरल लैंड, अर्बन एरियाज, बेरन लैंड्स, डेजर्ट्स एक्सेट्रा। ये 2,46,189.29 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि पूरे देश का 73.50% है। इस फिगर से पता चलता है कि ज़्यादा हिस्सा ह्यूमन यूज़ में है, इसलिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। ये टोटल इंडिया का जोग्राफिकल एरिया है, यानी कि 32,87,468.88 किलोमीटर स्क्वायर, जो 100% के बराबर है। यूपीपीसीएस के लिए याद रखिए, यानी बेस होता है परसेंटेज कैलकुलेट करने का। नेक्स्ट इसमें दिया है कि पूरे देश में फॉरेस्ट और ट्री कवर, यानी कि जो जंगल एरिया है और जो इंडिविजुअल ट्रीज़ हैं, उनका जो कंबाइंड 2021 के लेटेस्ट असेसमेंट के कंपैरिजन में 1445.81 किलोमीटर स्क्वायर बढ़ गया है। स्क्वायर किलोमीटर एक मेजरमेंट यूनिट है। ये क्या है? ये एक मेजरमेंट यूनिट होती है जिसमें 1 स्क्वायर किलोमीटर 100 हेक्टेयर के बराबर होता है। ये ग्रोथ 0.81% इंक्रीज दिखाता है। फॉरेस्ट कवर का मतलब होता है वो लैंड जहाँ ट्री कैनोपी डेंसिटी एक स्पेसिफिक मिनिमम लेवल से ज़्यादा होती है, और ट्री कवर में वो पेड़ आते हैं जो फॉरेस्ट डेफिनेशन में नहीं आते पर इंडिविजुअली ग्रो करते हैं। अगर हम सिर्फ एरिया के हिसाब से देखें तो फॉरेस्ट कवर में नंबर 1 पर आता है हमारा मध्य प्रदेश, जो अपने टोटल लैंड एरिया में 77073 स्क्वायर किलोमीटर जंगल रखता है। सेकेंड नंबर पर आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश और थर्ड पे आता है हमारा छत्तीसगढ़, जिसका काफ़ी हिस्सा डेंस फॉरेस्ट है। ये नंबर्स बताते हैं कि फॉरेस्ट का साइज़ कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा है, चाहे उनका टोटल जोग्राफिकल एरिया छोटा हो या बड़ा। अब एरिया के बजाय हम लोग परसेंटेज की बात करेंगे, यानी कि किसी स्टेट के टोटल एरिया का कितना परसेंटेज जंगल है। तो सबसे ज़्यादा है लक्षद्वीप, जहाँ पे 91.33% है, उसका हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है। फिर आता है मिजोरम, जिसका 85.34% है। देन आता है अंडमान एंड निकोबार, जिसका आता है 81.62%। परसेंटेज नहीं पूछेगा एग्जाम में, लेकिन 1, 2, 3 पूछेगा, तो पता होना चाहिए कि पहले लक्षद्वीप आता है, फिर मिजोरम आता है, फिर अंडमान एंड हमारा निकोबार आता है। परसेंटेज वाला इंडिकेटर एरिया साइज से इंडिपेंडेंट होता है, यानी छोटी एरिया में भी अगर ज़्यादा हिस्सा जंगल है तो परसेंटेज हमारा हाई होगा। इस रिपोर्ट के हिसाब से 19 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जिनके जोग्राफिकल एरिया का 33% से ज़्यादा का जो हिस्सा है वो जंगल है। ये फिगर इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि NFP जो हमने अभी ऊपर देखा था, यानी कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 का गोल था कि पूरे देश का एटलीस्ट 33% एरिया फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। इन 19 में से 8 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी तो ऐसे हैं जहाँ पे जो है फॉरेस्ट कवर 75% से हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सो ये कौन कौन से हैं? ये है मिज़ोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। मतलब इन एरियाज़ का जो मेजॉरिटी हिस्सा है वो फॉरेस्ट से कवर है, जो बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज दोनों के लिए क्रूशियल है।
नेक्स्ट हमारा मैक्सिमम इंक्रीज़ की बात हो रही है। तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट और ट्री कवर का इंक्रीज़ यानी कि जंगल और पेड़ पौधे के जो टोटल एरिया है उनका बढ़ना कहाँ पे हुआ है? सबसे ज़्यादा हुआ है छत्तीसगढ़ में, फिर हुआ है उत्तर प्रदेश में, फिर हुआ है राजस्थान में। 1 2 3 आपको पता होना चाहिए। तो ये फिगर्स इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट हमारा आता है फॉरेस्ट कवर, यहाँ पर फिगर में दिया हुआ है। तो टॉप 3 स्टेट्स हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल और छत्तीसगढ़, और परसेंटेज में लक्षद्वीप, मिजोरम और अंडमान एंड निकोबार। ये हमने अभी ऊपर ही पढ़ा था, उसी को बस टैब्यूलर फॉर्म में इन्होंने दे दिया है हमें। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैक्सिमम डिक्रीज़ की। जबकि कुछ स्टेट्स में जो फॉरेस्ट एरिया है वो बढ़ा है, तो कुछ में डिक्रीज़ भी हुआ है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ डिक्रीज़ हुआ है? मध्य प्रदेश में, फिर कर्नाटका में और फिर नागालैंड में। सो ये गिरावट जो है वो नेचुरल फैक्टर्स, डिफॉरेस्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या लैंड यूज चेंज की वजह से हो सकती है। ये टॉपिक यूपीपीसीएस और बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनवायरमेंट और इकोलॉजी सेक्शन में स्टेट वाइज फॉरेस्ट कवर, परसेंटेज वर्सेस एरिया रैंकिंग और रीसेंट इंक्रीज डिक्रीज पे डायरेक्ट फैक्चुअल एमसीक्यूज बनते हैं। पिछले 10 सालों में ऐसे सवाल काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सबसे ज़्यादा हम लोग ट्री कवर की अब बात करते हैं। तो ट्री कवर हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिला है महाराष्ट्र, फिर राजस्थान और फिर उत्तर प्रदेश। ट्री कवर में वो एरिया भी शामिल होता है जो कि फॉरेस्ट डेफिनेशन में नहीं आता, जैसे कि रोड साइड प्लांटेशन, ऑर्किड्स और स्कैटर्ड ट्रीज। देन हम लोगों को यहाँ पे दिया है वेरी डेंस फॉरेस्ट, यानी कि जहाँ पे जो कैनोपी डेंसिटी है वो 70% या उससे ज़्यादा होती है, उसमें 3465 किलोमीटर स्क्वायर का इंक्रीज़ देखने को मिला है। लेकिन मॉडरेटली जो डेंस फॉरेस्ट हैं जिनमें कैनोपी डेंसिटी कम होती है, वहाँ पर लॉस हुआ है। और जो ओपन फॉरेस्ट हैं, अगर हम ओपन फॉरेस्ट की बात करें तो जहाँ कैनोपी डेंसिटी 10 to 40% होती है, सबसे ज़्यादा गिरावट हुई है। इसका मतलब कुछ एरियाज़ में फॉरेस्ट ज़्यादा डेंस हो गए हैं, लेकिन मॉडरेटली और ओपन फॉरेस्ट में कम हो रहे हैं, जो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए एक मिक्स्ड सिग्नल है। नेक्स्ट हम लोग नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स की बात करते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है कि जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे कुछ स्टेट्स दिए हैं, जैसे कि हमारे अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम। इसका जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है वो है 174,394 + 70 किलोमीटर स्क्वायर। ये इन स्टेट के टोटल जोग्राफिकल एरिया का 67% है, जो कि नेशनल एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन लेटेस्ट सर्वे में यही फॉरेस्ट कवर 327.30 किलोमीटर स्क्वायर कम हुआ है। ये गिरावट शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इलीगल लॉगिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की वजह से हो सकती है ना। हम लोग बात करेंगे मैनग्रोव कवर की। तो इंडिया का टोटल मैनग्रोव कवर, जो कि समुद्री किनारे के वेटलैंड्स में ग्रो होने वाले खास ट्रीज होती हैं और कोस्टल प्रोटेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैनग्रोव क्या होता है आपको पता होना चाहिए, यानी कि समुद्री किनारे के वेटलैंड्स में ग्रो होने वाले खास कुछ पेड़, ट्रीज, जो कि कोस्टल प्रोटेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये पूरे देश के टोटल जोग्राफिकल एरिया का सिर्फ 0.15% है। मैनग्रोव साइक्लोन प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी और कार्बन स्टोरेज में क्रूशियल रोल प्ले करता है। इनके लिए इसलिए इनका जो लो परसेंटेज कंसर्न का टॉपिक बन जाता है हमारा। यहाँ पे हमें कुछ स्टेट वाइज मैनग्रोव स्टेटस दिया हुआ है। तो चलिए मैनग्रोव फॉरेस्ट का स्टेट वाइज स्टेटस देखते हैं। याद रहे, मैनग्रोव्स वो खास प्रकार के पेड़ होते हैं जो कि कोस्टल एरियाज़ में नमकीन पानी के आसपास उगते हैं और साइक्लोन, सुनामी जैसे डिजास्टर से कोस्टल एरियाज़ को बचाते हैं। सबसे पहले यहाँ है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, 12.19% मैनग्रोव से कवर्ड है। ये काफ़ी हाई परसेंटेज है क्योंकि ये एरिया नेचुरली मैनग्रोव फ्रेंडली है। देन आता है दादर एंड नागर दमन एंड दीव, सिर्फ 0.8% मैनग्रोव कवर करता है। देन आता है पुडुचेरी, ये भी 0.08% के आसपास है। फिर आंध्रा विच इज़ 8.44%। गोदावरी डेल्टा और कृष्णा डेल्टा इसके मेन हॉटस्पॉट्स हैं। कौन कौन से? पहला गोदावरी और दूसरा कृष्णा क्या है इसके हमारे हॉटस्पॉट्स हैं। देन आता है हमारा गोवा, गोवा का काफ़ी कम है, ज़्यादातर रिवर एस्टरीज के आसपास है यहाँ पे। गुजरात का 23.32% है, जो मेनली गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबात के आसपास देखने को मिलता है। गुजरात के कोस्टल एरिया में सबसे ज़्यादा मैनग्रोव परसेंटेज है, विच इज़ 23.32। देन आता है कर्नाटका में भी ज़्यादातर कोस्टल क्रीक्स में है। देन आता है केरला भी काफ़ी कम मैनग्रोव कवर है, विच इज़ 0.19%, यानी यहाँ ज़्यादातर कोस्टल वेटलैंड्स, राइस कल्टिवेशन और फिशिंग के लिए यूज़ होते हैं। देन आता है हमारा महाराष्ट्र, विच इज़ 6.31%। मुंबई के आसपास के मैनग्रोव बेल्ट और इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल जोन्स हैं उड़ीसा एंड देन तमिलनाडु और फिर वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा है, टॉप पोजीशन पे वेस्ट बंगाल है, जो कि सुंदरबन रीजन की वजह से और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट की वजह से। अब ये किसका कितना परसेंटेज है इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 1 2 3 कौन कौन से हैं। अगर टॉप 5 भी ना कर पाओ तो टॉप 3 तो आपने कर ही लेना चाहिए।
नेक्स्ट आता है 2021 के मुकाबले 2023 में इंडिया का मैंग्रोव कवर जो है वो 7.43 किलोमीटर स्क्वायर की नेट गिरावट हुई। यानी कि इसका मतलब ये है कि जितना एरिया इंक्रीज़ हुआ उससे ज़्यादा एरिया लॉस हुआ, जो कि क्लाइमेट चेंज और कोस्टल डेवलपमेंट के रिस्क को बढ़ाता है। फिर भी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश में 13.01 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है और महाराष्ट्र में 12.39 स्क्वायर किलोमीटर है। सो ये एफॉरेस्टेशन एफर्ट्स और प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट की वजह से पॉसिबल हुआ। सो इंडिया का टोटल ग्रोइंग स्टॉक ऑफ जो वुड है, यानी कि जितना लकड़ी का बायोमास खड़ा है, यानी कि ट्रीज़ का जो टोटल वॉल्यूम है वो 6429.64 मीटर मिलियन क्यूबिक मीटर्स एस्टिमेट हुआ है। इसमें से 4478.89 मिलियन क्यूबिक मीटर्स फॉरेस्ट के अंडर आता है और 1950.75 मिलियन क्यूबिक मीटर्स फॉरेस्ट के बाहर, जैसे कि रोड साइड प्लांटेशन ऑर्किड्स, जैसे TOF यानी कि ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन्हें कहते हैं। अगर हर हेक्टेयर के एवरेज देखें तो सबसे ज़्यादा पर हेक्टेयर ग्रोइंग स्टॉक हमें कहाँ देखने को मिला है? हिमाचल प्रदेश में, दूसरे नंबर पे केरला और तीसरे नंबर पे उत्तराखंड। ये स्टेट डेंस फॉरेस्ट और मेच्योर ट्री स्पीशीज़ के लिए नोन है। यूनियन टेरिटरीज़ में टॉप पर ग्रोइंग स्टॉक है जम्मू एंड कश्मीर का, जो एल्पाइन और टेम्परेट फॉरेस्ट की वजह से हाई है। सेकंड नंबर पर आता है अंडमान एंड निकोबार और तीसरे पे आता है हमारा चंडीगढ़। सो ये डेटा डायरेक्ट प्रीलिम्स के लिए गोल्ड है कि विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट मैंग्रोव कवर परसेंटेज, TOF का मतलब क्या होता है, ये सब आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। नंबर्स कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे 1 2 3 ज़रूर पूछेगा, तो आपको टॉप 3 पता होना चाहिए। आपको पूछेगा कि बोलेगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस का ध्यान रखना है। इंडिया में जो टोटल बैम्बू बियरिंग एरिया है वो, यानी कि वो एरिया जहाँ नेचुरली बैम्बू उगता है या प्लांटेशन के रूप में मौजूद है, वो 154670 किलोमीटर स्क्वायर है। इस बार के डेटा के मुताबिक 2021 के मुकाबले बैम्बू बियरिंग एरिया में 5227 किलोमीटर स्क्वायर का इंक्रीज़ हुआ। ये बैम्बू का सस्टेनेबल यूज़ और प्लांटेशन प्रोजेक्ट्स की वजह से हुआ है। सो स्टेट वाइज अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश हमारा टॉप पर है, ठीक है, जिसका मैक्सिमम 2421 किलोमीटर स्क्वायर है। दूसरे नंबर पर अरुणाचल आता है, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे उड़ीसा आता है। एग्रो फॉरेस्ट्री, अब सबसे पहले ये एग्रो फॉरेस्ट्री होता क्या है? इसका मतलब यानी कि खेती के साथ साथ ट्रीज़ का इंटीग्रेटेड प्लांटेशन। इसका जो टोटल ग्रीन एरिया है वो पूरे देश में 127590.86 स्क्वायर किलोमीटर एस्टिमेट हुआ। इसमें फार्म्स के बीच, किनारे या साथ में लगाए गए पेड्स भी शामिल होते हैं। 2013 के मुकाबले एग्रो फॉरेस्ट्री अंडर ट्री कवर का काफ़ी बड़ा इंक्रीज हमें देखने को मिला है। कितना? 20.02%। सो ये फार्मर्स के एग्रो फॉरेस्ट्री अडॉप्शन, गवर्नमेंट स्कीम्स और ट्री बेस्ड फार्मिंग्स को प्रमोट होने की वजह से हुआ है, ठीक है। अगर ग्रोइंग स्टॉक हम लोग देखें तो इसका मतलब यानी कि जो ट्रीज़ है उसका टोटल वुड वॉल्यूम, तो एग्रो फॉरेस्ट्री में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका, फिर उड़ीसा, फिर लास्टली राजस्थान देखने को हमें मिला है। यूनियन टेरिटरीज़ में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर, फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, फिर दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव है। तो 2023 के लिए कार्बन स्टॉक का एस्टिमेट 7285.5 मिलियन टन्स है। अब ये कार्बन स्टॉक क्या होता है? कार्बन स्टॉक का मतलब है कि ट्रीज़, फॉरेस्ट के ट्रीज़, प्लांट, सॉइल में कितना कार्बन स्टोर्ड है, जो क्लाइमेट चेंज को स्लो करने में हेल्प करता है। पिछले असेसमेंट के कंपैरिजन में कार्बन स्टॉक में 81.5 मिलियन टन्स का इंक्रीज़ हुआ है। ये इस बात का सिग्नल है कि फॉरेस्ट और ट्री कवर ने ज़्यादा कार्बन एब्जॉर्ब किया, मतलब हमारी ग्रीन कवर इम्प्रूव हो रही है। अगर स्टेट वाइज देखें तो अरुणाचल प्रदेश टॉप पे है, जिसमें कि 1021 मिलियन टन कार्बन के साथ, फिर दूसरे पे आता है मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ और चौथे पे महाराष्ट्र। अब बात करते हैं ISFR के बारे में, यानी कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हर 2 साल बाद, यानी कि बाइनल बेसिस पे, यानी कि हर 2 साल में इसे रिलीज़ करता है और ये सीरीज़ 1987 से चल रही है। कब से? 1987 से। बाइनल का मतलब हमने अभी देखा कि हर 2 साल में एक बार पब्लिश होने वाला। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये रिपोर्ट बनाने के लिए 2 मेजर सोर्सेज यूज़ करता है। पहला, बेस्ड ऑन 2 सोर्सेज। सो सबसे पहला आता है हमारा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा, यानी कि सैटेलाइट के थ्रू फॉरेस्ट का एरियल व्यू लेके मैप बनाना। दूसरा आता है नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री, यानी कि ग्राउंड पे जाके फील्ड सर्वे करना, पेड़ों की डेंसिटी, टाइप, हाइट, बायोमास मेजर करना, और इन दोनों का कंबाइंड एनालिसिस करके फाइनल रिजल्ट ISFR में पब्लिश हो जाता है, ठीक है। आपको ये दोनों पता होने चाहिए। ISFR 2023
कि 18th रिपोर्ट है। ये कौन सी है? 18th रिपोर्ट है। इसका मतलब कि 1987 से लेकर अब तक 18 एडिशंस रिलीज़ हो चुके हैं। हर एडिशन में नई डेटा, ट्रेंड्स और अपडेट्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सेस टू मेडिसिन इंडेक्स रिपोर्ट 2024। नवंबर 2024 में एक्सेस टू मेडिसिन फाउंडेशन ने अपना 2024 इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज़ किया। किसने? एक्सेस टू मेडिसिन फाउंडेशन ने। इस रिपोर्ट का काम है चेक करना कि दुनिया की जो बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, यानी कि दवाई बनाने वाली कंपनीज़, लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़, जिसे हम शॉर्ट में LMICs यानी कि लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ जो है, उनमें दवाइयों का एक्सेस कैसे इम्प्रूव कर रही है। LMICs वो कंट्रीज़ होती हैं जिनकी इकोनॉमी वीक है और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ लिमिटेड होती है। अगर हम इसकी की फाइंडिंग्स देखें तो सबसे पहले दिया है टॉप परफॉर्मर्स। इस साल का सबसे बड़ा चेंज ये हुआ है कि जो नोवर्टिस है, कौन? नोवर्टिस, ठीक है, पहले नंबर पर यानी कि नंबर 1 पोजीशन पे आई और पिछले कई साल से टॉप पे चल रही GSK को इन्होंने सेकेंड रैंक पे डाल दिया। ये इंपॉर्टेंट डेटा है। ये रैंकिंग बताती है कि किस कंपनी ने ज़्यादा मेहनत की मेडिसिन का एक्सेस इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा अदर बेटर परफॉर्मेंस, अदर हाई परफॉर्मेंस। तो दूसरे टॉप परफॉर्मेंस में सनोफी जो 3rd नंबर पे है, देन फाइजर जो 4th नंबर पे है और 5th पोजीशन पे है एस्ट्राजेनेका एंड जॉनसन एंड जॉनसन, साथ में इनका टाई हुआ था। देन रिपोर्ट ये भी कहती है कि हेल्थ केयर एक्सेस में कुछ प्रोग्रेस हुई है, लेकिन अभी भी काफ़ी बड़े गैप्स हैं। हमें यहाँ पर गैप्स देखने को मिल रहे हैं, डिस्पैरिटीज़ और एडवांसमेंट्स की बात कर रहे हैं। कोई भी कंपनी परफेक्ट स्कोर नहीं ला पाई। इसका मतलब है कि इंडस्ट्री में अभी भी काफ़ी स्कोप का इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। एक्सक्लूजन फ्रॉम द क्लिनिकल ट्रायल्स, यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम हाईलाइट होती है कि LMICs में दुनिया की 80% ग्लोबल पॉपुलेशन रहती है, लेकिन क्लिनिकल ट्रायल सिर्फ 43% हमें देखने को मिल रहे हैं। अब ये क्लिनिकल ट्रायल होता क्या है? इसका मतलब है कि किसी नई मेडिसिन या ट्रीटमेंट को लोगों पर टेस्ट करना ताकि पता चले कि सेफ और इफेक्टिव है या नहीं। कम ट्रायल्स होने का मतलब है कि इन कंट्रीज़ के लोगों को नई दवाइयों का एक्सेस लेट मिलता है। देन गैप्स इन एक्सेस फॉर लो इनकम कंट्रीज़। रिपोर्ट ये बताती है कि 61% से ज़्यादा मेडिसिन के लिए कोई स्पेसिफिक प्लान ही नहीं है लो इनकम कंट्रीज़ तक पहुंचने के लिए। मतलब इसका मतलब फोकस ज़्यादातर अपर मिडिल इनकम कंट्रीज़ पे है और जो सबसे गरीब कंट्रीज़ हैं उनका एक्सेस अभी भी बहुत लिमिटेड है। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रीवांस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स, GRAI 2023। ये एक इंडेक्स है जो कि गवर्नमेंट की ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम को असेस करता है। ग्रीवांस रिड्रेसल इसका मतलब होता है कि जनता की कंप्लेंट्स को इफेक्टिवली रिसीव करना, प्रोसेस करना और टाइम पर रिजॉल्व करना। 18 नवंबर 2024 को यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह यानी कि इंडिपेंडेंट चार्ज साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने GRAI 2023 लॉन्च किया। लॉन्च का मतलब है कि ऑफिशियली पब्लिक रिलीज, जैसे कि मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स अपनी ग्रीवांस हैंडलिंग परफॉर्मेंस कंपेयर कर सकें। सो इस इंडेक्स को हम DARPG यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस ने डिज़ाइन किया। ये एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन की रिकमेंडेशन पर बनाया गया है। सो DARPG का रोल क्या होता है? इसका रोल होता है कि सरकारी काम को एफिशिएंट बनाना और पब्लिक कंप्लेंट्स का सिस्टम सुधारना। यहाँ पे एक और वर्ड है स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट की वो कमेटी होती है जो पॉलिसीज़ पर डिटेल रिव्यू करके सरकार को सजेशंस देती है। यहाँ पर अब एक अवार्ड कैटेगरी दी हुई है, टेबल दिया है, अवार्ड टेबल दिया है। सो नीचे दिए गए अवार्ड्स को लाइन बाय लाइन हम लोग एक्सप्लेन करते हैं और हर अवार्ड का मतलब और विनर का नाम देखते हैं। सबसे पहले है कि सिटी विद द मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब होता है कि ऐसा शहरी ट्रांसपोर्ट यानी कि अर्बन ट्रांसपोर्ट जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, जैसे कि एनर्जी एफिशिएंट मेट्रो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, इंटीग्रेशन विद बसेस, फीडर सर्विसेज, और वो लॉन्ग टर्म चलने के लायक हो। ये अवार्ड मिला है किसको? कोची को, यानी कि कोची मेट्रो रेल कोऑपरेशन लिमिटेड को। दूसरा हमारा आता है बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसका फोकस बस मेट्रो नेटवर्क की कवरेज, फ्रीक्वेंसी, अफोर्डेबिलिटी, स्मार्ट टिकटिंग, एक्सेसिबिलिटी को मिला। इसका विनर है भुवनेश्वर। कैपिटल रीजन अर्बन ट्रांसपोर्ट, CRUT। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा बेस्ट नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि वॉकिंग और साइकिलिंग के लिए फुटपाथ, साइकिल ट्रैक, पब्लिक बाइक शेयर, सेफ क्रॉसिंग्स। इसका विनर है हमारा श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड। नेक्स्ट आता है हमारा बेस्ट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सिस्टम एंड रिकॉर्ड। इसका फोकस है, यहाँ पे दिखा है सिस्टम एंड रिकॉर्ड से ही आप समझो कि CCTV कवरेज, ट्रैफिक कामिंग, विमेन चाइल्ड फ्रेंडली मोबिलिटी, इमरजेंसी रिस्पॉन्स, एक्सीडेंट रिडक्शन एक्सेट्रा। ये किसको मिला है? गांधीनगर को मिला है। सो GRAI क्या है? DARPG का इंडेक्स है।
ठीक है। ग्रीवांस रिड्रेसल कैपेसिटी एफिशिएंसी को मेजर करता है। दूसरा हमने देखा इसमें लॉन्च डेट क्या थी, 18 नवंबर। पर्सन कौन था, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इंस्टीट्यूशनल लिंकेज क्या था, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशन। अवार्ड्स किस किस को मिला है, सस्टेनेबल के लिए कोची को मिला है, भुवनेश्वर में, श्रीनगर को और गांधीनगर को। सो प्रीलिम्स में फैक्ट, ये जो डेटा बेस्ड फैक्ट हैं ये एमसीक्यूज और मेंस में आ सकते हैं, तो ये आपको देखने हैं। तो अभी बात करते हैं अपने पहले एडिशन की। सो GRAI का जो पहला एडिशन है ये रिलीज़ हुआ था 21 जून 2000। पहला एडिशन 22 के लिए था और ये रिलीज़ हुआ था हमारा 2023 में, यानी कि ये 2022 की ग्रीवांस रिड्रेसल परफॉर्मेंस का एनालिसिस था, लेकिन ऑफिशियली ये नेक्स्ट ईयर लॉन्च हुआ। नेक्स्ट इसका मेन एम क्या था, इसका जो एम है वो ये था कि हर ऑर्गेनाइजेशन का कंपेरेटिव पिक्चर, कैसा कंपेरेटिव पिक्चर दिखाया जाए कि कौन कंप्लेंट्स को कितनी अच्छी तरह हैंडल करता है। साथ ही ये बताता है कि जो स्ट्रेंथ्स हैं, यानी कि जो हमारी मजबूतियां हैं और जो एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है, हमारी स्ट्रेंथ्स और एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, यानी कि जहाँ सुधार की ज़रूरत है ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम में। सो ये ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कंप्लेंट को रिसीव करना, प्रोसेस करना और टाइमली इनको सॉल्व कर देना। ये मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स को ग्रीवांस वॉल्यूम के बेसिस पर 3 ग्रुप्स में डिवाइड करता है, ठीक है। किस बेसिस पर, वॉल्यूम पर। सो ग्रुप ए यानी कि मोर देन 10,000 ग्रीवांसेस, इसमें 28 मिनिस्ट्रीज आती हैं। देन ग्रुप बी जिसमें 33 आती हैं, ग्रुप सी जिसमें कि 28 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स आती हैं। यानी ग्रुप ए में सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स वाले डिपार्टमेंट और ग्रुप सी में सबसे कम कंप्लेंट्स वाले डिपार्टमेंट हमें देखने को मिले हैं। ये एक पॉजिटिव बात थी। 89 में से जो है 85 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स ने अपने स्कोर्स इंप्रूव किए 2022 के कंपैरिजन में। इसका मतलब ग्रीवांस रिड्रेसल परफॉर्मेंस ओवरऑल बेटर हुआ। नेक्स्ट इन्होंने दिया है ग्रुप वाइज कुछ रैंकिंग्स दिए हैं। पहला ग्रुप आता है मोर देन 10,000 वाला, इसमें है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेशन, 1 2 3 रैंक। यानी कि ग्रुप ए में सबसे टॉप पर था एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट, फिर पोस्ट डिपार्टमेंट और तीसरे नंबर पर मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ कंप्लेंट्स का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था, लेकिन इन्होंने उन्हें एफिशिएंटली रिजॉल्व किया। देन ग्रुप बी में पहला नंबर आता है हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, देन लैंड रिसोर्सेज, देन नीति आयोग। सी में आता है हमारा DAPG, देन मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड देन डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। ग्रुप सी में पहला नंबर DAPG जो एक्चुअली GRAI बनाता है, दूसरे पे है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और तीसरे पे आ जाता है हमारा फार्मास्यूटिकल्स। सो पता होना चाहिए कि GRAI यानी कि ग्रीवांस रिड्रेसल परफॉर्मेंस का बेंचमार्क टूल है। फर्स्ट एडिशन रिलीज डेट क्या है, 2023, जो कि 22 के डेटा पर है। ग्रुपिंग वॉल्यूम के बेसिस पर है और ग्रुप वाइज 3 डिपार्टमेंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस। 17 यानी कि 17th अर्बन मोबिलिटी इंडिया यानी कि अर्बन ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन का एक नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस 2024 में महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में हुआ। कहाँ हुआ, महात्मा मंदिर गुजरात में। सो ये अर्बन मोबिलिटी होता क्या है, अर्बन मोबिलिटी का मतलब होता है कि शहरों में लोगों और सामान की मूवमेंट को एफिशिएंट, सेफ और सस्टेनेबल बनाना। सो इस साल का थीम क्या था, इस साल का थीम था स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस, यानी कि पूरे देश में ट्रांसपोर्ट के लिए एक जैसा स्टैंडर्ड बनाना और सिस्टम को ज़्यादा एफिशिएंट बनाना ताकि टाइम, कॉस्ट और पोल्यूशन कम हो सके। देन UMI कॉन्फ्रेंस जो है, इसकी डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ अवार्ड्स देखा है हमने। इसके दौरान अलग अलग कैटेगरीज जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अवार्ड्स दिए जाते हैं, खासकर अर्बन ट्रांसपोर्ट के बेहतरीन काम के लिए। ये अवार्ड स्टेट्स और सिटी अथॉरिटीज़ को मिलते हैं जिन्होंने एक्सेलेंस या बेस्ट, जिन्होंने जो है एक्सेलेंस या फिर बेस्ट प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स दिए हैं अर्बन ट्रांसपोर्ट में इम्प्लीमेंट किए गए हों, जैसे कि मेट्रो प्रोजेक्ट, ई बस इंटीग्रेशन, साइकिल ट्रैक्स या फिर ट्रैफिक मैनेजमेंट सॉल्यूशंस हमें देखने को मिले अर्बन ट्रांसपोर्ट में। सो इस मौके पर मनोहर लाल, मनोहर लाल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने अनाउंस की 18th UMI कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2025, जिसका वेन्यू उन्होंने कहा कि गुरुग्राम हरियाणा होगा। आपको पता होना चाहिए, मिक्स नहीं करना है, इसका गांधीनगर है 24 में और इसका हरियाणा है 25 में, ठीक है, ये देखने को मिला। सो UMI है क्या, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इनिशिएटिव। 2024 का वेन्यू गांधीनगर गुजरात, 25 का वेन्यू जो है गुरुग्राम हरियाणा। थीम था स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन और जो अवार्ड का फोकस है वो है बेस्ट प्रैक्टिसेस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट। देन अगर हम देखें कि सबसे पहले अवार्ड गया सूरत को, यहाँ पर कुछ और भी दिए हैं जैसे कि बेस्ट इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट जो गया है सूरत। देन मोस्ट इनोवेटिव फाइनेंसिंग गया है जम्मू। बेस्ट रिकॉर्ड ऑफ पब्लिक इन्वॉल्वमेंट इन ट्रांसपोर्ट है बेंगलुरु,
चलो देखते हैं कि ये है क्या। ITS यानी कि बेस्ट इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसका मतलब होता है कि ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट को मैनेज करने के लिए स्मार्ट टेक्नोलॉजी का यूज़, जैसे कि GPS ट्रैकिंग, स्मार्ट सिग्नल्स, रियल टाइम बस इंफॉर्मेशन। देन आता है हमारा इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म। मतलब उन्होंने ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे अरेंज करने के लिए नए तरीके दिखाए, जैसे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बॉन्ड या अदर क्रिएटिव फंडिंग आइडियाज़। नेक्स्ट आता है हमारा बेस्ट रिकॉर्ड ऑफ पब्लिक इन्वॉल्वमेंट इन ट्रांसपोर्ट। मतलब उन्होंने प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग में पब्लिक का इनपुट एक्टिवली लिया, सर्वेज, सिटीजन मीटिंग्स और फीडबैक सिस्टम के थ्रू। नेक्स्ट आता है हमारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024। सो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 इंडिया का रैंक है 79 आउट ऑफ 142 कंट्रीज़। ये इंडेक्स वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट बनाता है, जो कि एक वॉशिंगटन DC बेस्ड थिंक टैंक है, कोई गवर्नमेंट का नहीं है, ये थिंक टैंक है। ठीक है। रूल ऑफ लॉ, इसकी रिलीज डेट जो है 23 अक्टूबर 2024 है। तो ये रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि देश का कानून सब पर इक्वली अप्लाई हो, बिना करप्शन के और फेयर जस्टिस सिस्टम के साथ। ग्लोबल 5 कंट्रीज़ हैं, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और जर्मनी। मतलब ये कंट्रीज़ लॉ इम्प्लीमेंटेशन में सबसे आगे हैं। नेक्स्ट, इंडिया ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखाया गवर्नेंस इंडिकेटर्स में। अगर हम इंडिया के परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे पहले कंस्ट्रेंट्स ऑन गवर्नमेंट पावर्स, इसमें 60/142 यानी कि गवर्नमेंट के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस कितने इफेक्टिव हैं। दूसरा, ओपन गवर्नमेंट, जिसमें 44/142 यानी पॉलिसीज़ और डिसीजंस कितने ट्रांसपेरेंट हैं। नेक्स्ट, इसका मतलब इंडिया ने गवर्नेंस फ्रेमवर्क इम्प्रूव करने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी काफ़ी शॉर्टकमिंग्स हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेशन का लैक होना यानी कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, और कभी कभी जो है क्या कहते हैं विल पावर की कमी, यानी कि इंटेंशनली हम देखें कि मन नहीं कर रहा है। सो फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्शन में रैंक है हमारा 102/142, ऑर्डर एंड सिक्योरिटी में 98/142 और क्रिमिनल जस्टिस में 89/142। यानी ये सब वीक पॉइंट्स हैं जहाँ इंप्रूवमेंट की हमें ज़रूरत है। एग्जाम्पल के लिए हमें दिया है सिंगापुर, इसका जो ग्लोबल रैंक है वो है 3/142। एब्सेंस ऑफ करप्शन और रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट है थर्ड रैंक, इन्फोर्समेंट ऑफ थर्ड रैंक 3/142 है, यानी कि उसका थर्ड रैंक है। सिविल जस्टिस में अगर हम इसकी बात करें तो 8/142 है, उसका ग्लोबल रैंक 16 है। अगर हम इंडिया की पोजीशन साउथ एशिया में बात करें तो साउथ एशिया में इंडिया का थर्ड पोजीशन है। पहला नेपाल का है, दूसरा श्रीलंका का है, और फिर इंडिया के नीचे आते हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नेक्स्ट हमारा आता है फिफ्थ नेशनल वाटर अवार्ड्स। प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 5वां नेशनल अवार्ड्स दिया। कब? 22 अक्टूबर 2024 को। कहाँ पे? विज्ञान भवन, नई दिल्ली में। सो विनर्स की लिस्ट CR पाटिल, यानी कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति ने अनाउंस की 14 अक्टूबर 2024 को। कहाँ पे? श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में। अब अगर हम इसकी हाइलाइट्स की बात कर लें तो बेस्ट स्टेट कौन सा था? उड़ीसा। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में टॉप परफॉर्मेंस दिखाई। दूसरा है हमारा उत्तर प्रदेश, इंपॉर्टेंट हो जाता है। जल जीवन मिशन के अंडर 1.91 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स को इन्होंने टैप वाटर दिया, 1.19 करोड़। देन हमारा बेस्ट डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ जोन में हम देखें तो हमारा आता है बांदा, उत्तर प्रदेश। ये भी हमारी UPPCS के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बेस्ट स्टेट कौन से हैं। बेस्ट स्टेट में हमें देखने को मिल रहा है उड़ीसा सबसे पहले है, फिर UP, फिर पुडुचेरी, फिर गुजरात। सो ये जॉइंट विनर्स हैं थर्ड पोजीशन पे। आपको पता होना चाहिए UP का क्या रैंक है। ठीक है। फिर हम बेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं। जोन है 1 अवार्ड पर जोन। सो साउथ में मिला है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश को, ईस्ट में मिला है धलाई त्रिपुरा को, नॉर्थ में जॉइंट विनर है बांदा UP और जॉइंट गंदेरबाल जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। वेस्ट जोन में मिला है इंदौर मध्य प्रदेश को। बेस्ट विलेज पंचायत्स की अगर हम बात करें तो पहला है पुलमपरा केरला में, मसुलपनी छत्तीसगढ़ में, हम्पापुरम आंध्र प्रदेश में और क्लेरंगड़ मेघालय में। नेक्स्ट हमारा आता है बेस्ट अर्बन लोकल बॉडीज़। ठीक है। तो पहला है सूरत गुजरात, दूसरा है पुरी उड़ीसा और तीसरा है पुणे महाराष्ट्र। नेक्स्ट आता है हमारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2024। 7 सितंबर 2024 को जयपुर में स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया। कहाँ पे मनाया गया? जयपुर में मनाया गया, जो एक्चुअली UN जनरल असेंबली ने 2019 में डिक्लेयर किया था एज द इंटरनेशनल डे ऑफ क्लियर एयर फॉर ब्लू स्काइज। क्या था? इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज। इस दिन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2024 दिए, जो कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन एयर, कौन सा मिशन? नेशनल मिशन फॉर क्लीन एयर का पार्ट था
और हर साल 7 सितंबर को ये दिए जाते थे। कब? 7 सितंबर को हर साल। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड्स हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं अभी। सो जो अवार्ड है 2024 को दिया गया था उन सिटीज़ को, जो कि ये यूएन जनरल असेंबली कहा जाता है। तो ये दिया किन को गया था? ये दिया उन स्टेट्स को गया था जो कि बेस्ट परफॉर्मेंस कर रही थी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में। कहाँ पे? एनसीएपी में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। तो ये होता क्या है? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जिसमें सिटीज़ को एयर पोल्यूशन कंट्रोल, मॉनिटरिंग और अवेयरनेस पे काम करना होता है। ठीक है। तो कैटेगरी 1 ये वो शहर हैं जिनकी पॉपुलेशन 10 साल से ज़्यादा है। देन 2 जिसमें 3 से 10 लाख है, और 3 जिनकी पॉपुलेशन 3 से कम है। सो ये अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने दिए, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ MOEF-CC ने दिए। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। और ये किसकी स्कीम के अंडर आते हैं? NCAP के अंडर आते हैं। अब हम ज़रा कैटेगरी वाइज देख लेते हैं, रिजल्ट्स देख लेते हैं। पहली कैटेगरी में मिला सूरत, जबलपुर, आगरा। सारा नहीं भी याद कर पाओ तो यूपी वाले स्टेट्स याद करो। कैटेगरी 2 की, यानी कि इस कैटेगरी में सूरत ने पहला लिया, जबलपुर ने दूसरा, आगरा ने तीसरा। दूसरी कैटेगरी में फिरोजाबाद यूपी, अमरावती एंड झांसी। थर्ड कैटेगरी में रायबरेली, नालगोंडा एंड नालागढ़। ठीक है। ये आपको यूपी के जो हैं एटलीस्ट वो तो आपको पता ही होना चाहिए कि यूपी कौन कौन सी कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट आता है हमारा SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24, जुलाई 2024 में। कब? जुलाई 2024 में नीति आयोग ने अपना नया SDG इंडेक्स रिलीज़ किया। किसने रिलीज़ किया? नीति आयोग ने। क्या करा? SDG इंडेक्स किया। कब किया? जुलाई 2024 में। ठीक है। तो इंडिया का जो नेशनल स्कोर है 71 तक पहुंच गया है 2023-24 के लिए। यहाँ SDG का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यूनाइटेड नेशंस के 17 टारगेट्स जो कि 2030 तक अचीव करने। कितने टारगेट हैं? 17 टारगेट्स हैं। कब तक अचीव करने हैं? 2030 तक अचीव करने। किसको रिप्लेस किया है? MDG, यानी MDG को रिप्लेस करके हमारा क्या आया? SDG आया था। ठीक है। जो है अब पिछले स्कोर्स को अगर हम देखें 2019-20 में स्कोर कितना था? स्कोर था हमारा 60, और 20-21 में था 66, और अब बढ़कर 71 हो गया। सो इसका मतलब है कि इंडिया ने प्रोग्रेस किया है कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में, जैसे कि गरीबी मिटाना, यानी कि हमारा नो पावर्टी। देखें अगर हम पॉवर्टी इरेडिकेशन, देन है हमारा डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ, देन हमारा आता है क्लाइमेट एक्शन एंड लाइफ ऑन लैंड। लाइफ ऑन लैंड जैसे कि फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना। 2018 में इंडिया का स्कोर सिर्फ 58 था, और वहीं इस इंडेक्स का बेसलाइन माना जाता था। मतलब प्रोग्रेस को मेजर करने की शुरुआती वहीं से होती है। बेसलाइन का मतलब होता है जहाँ से हम शुरू करते हैं। सो इस बार का इंडेक्स रिलीज़ किया सुमन बेरी ने। किसने? सुमन बेरी ने, जो कि वाइस चेयरपर्सन नीति आयोग है। कई बार UPPCS और BPSC जैसे एग्जाम्स में ये लोग नाम पूछ लेते हैं, तो आप थोड़ा सा देख लो। सो सबसे पहले हाईलाइट्स की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले ये रिलीज़ कब हुआ था? 2018 में। तब से हर एडिशन इंडिया के परफॉर्मेंस को ट्रैक करता आ रहा है। 2023-24 के एडिशन में प्रोग्रेस सबसे ज़्यादा हुई कहाँ पर? गोल नंबर 1 यानी कि नो पावर्टी, गरीबी मिटाना। गोल 8 यानी कि डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि रोजगार और अर्थव्यवस्था की ग्रोथ। गोल 13 यानी कि क्लाइमेट एक्शन, मतलब क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट स्टेप्स। और गोल 15 यानी कि लाइफ ऑन लैंड, यानी कि जंगल, वाइल्ड एनिमल्स और बायोडाइवर्सिटी को बचाना। सबसे बड़ा जंप हुआ है हमारा क्लाइमेट एक्शन में। कहाँ पर? क्लाइमेट एक्शन में, जो कि 2020-21 में इसका स्कोर 54 था, और अब ये 67 हो गया है हमारा 23-24 में। दूसरे नंबर पे आता है हमारा नो पॉवर्टी, जो कि 60 से बढ़कर 72 हो गया है। सो एक जगह इंडिया अभी भी पीछे है। कौन सी जगह? जेंडर इक्वालिटी, यानी कि गोल नंबर 5। यहाँ स्कोर अभी भी हमारा 50 से कम है, यानी कि कितना है? बिलो 50 है। इसका मतलब है कि यहाँ पर अभी टारगेटेड एफर्ट्स की हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर दिया गया है टॉप परफॉर्मर्स, यानी कि टॉप परफॉर्मर्स वो स्टेट जिन्होंने SDG इंडेक्स में सबसे अच्छा स्कोर किया। SDG इंडेक्स यानी कि सस्टेनेबल गोल इंडेक्स, जिसमें स्टेट्स को उनके डेवलपमेंट परफॉर्मेंस के बेसिस पर स्कोर मिलता है। और इस बार उत्तराखंड और केरला 79 पॉइंट्स दोनों ने स्कोर किया है, और ये बेस्ट परफॉर्मिंग वाली स्टेट्स माना गया है। अगर हम लोएस्ट की बात करें तो इसमें बिहार है, आपके BPSC के लिए इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आता है हमारा झारखंड जिसका 62 पॉइंट है। SDG इंडेक्स स्टेट्स को अलग अलग कैटेगरीज में रखता है, जैसे कि कौन कौन सी वो कैटेगरीज हैं, जैसे कि हैं हमारे अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर, एस्पिरेंट। यहाँ पे परफॉर्मर कैटेगरी में जो स्टेट्स हैं उनका स्कोर थोड़ा कम है, मतलब उन्हें और इम्प्रूवमेंट करना है। इस कैटेगरी में हम देखते हैं परफॉर्मर कैटेगरी में मेघालय, नागालैंड, झारखंड और बिहार आते हैं, यानी कि इनको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। टॉप यूनियन टेरिटरी है हमारी चंडीगढ़, जिसका स्कोर 77 है, और ये सबसे अच्छी परफॉर्मिंग यूनियन टेरिटरी है। वहीं यूनियन टेरिटरी में सबसे नीचे हमारी आती है लद्दाख विद 65 स्कोर, मतलब अभी काफ़ी परफॉर्मेंस गैप दिख रहा है।
ये पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो फास्टेस्ट मूविंग स्टेट्स में काउंट किया गया है। उत्तर प्रदेश क्या है, फास्टेस्ट मूविंग स्टेट्स में काउंट किया गया है बिटवीन 2018 और 24। तो ये आपकी यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि ग्रोथ की स्पीड सबसे अच्छी रही चाहे टॉप स्कोर ना भी रहा हो। देन एसडीजी स्कोर्स ऑफ सम मेजर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी हम देखते हैं। उत्तराखंड का स्कोर है 79, इसमें 0.7 का इंप्रूवमेंट हुआ है, मतलब प्रोग्रेस फास्ट है। देन केरला 79 +4 का इंप्रूवमेंट, मतलब केरला ऑलरेडी अच्छा कर रहा है और इसने अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखी है। तमिलनाडु का 78 +4, मतलब तमिलनाडु भी टॉप स्टेट्स में बन गया है। यूपी में 67 है, इसमें +7 पॉइंट्स है, मतलब यूपी ने काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस दिखाया और इस वजह से फास्टेस्ट मूवर लिस्ट में ये बन गया है। अगर हम लोएस्ट 3 की बात करें तो आता है नागालैंड, झारखंड और बिहार। देखो बिहार लोएस्ट में आता है लेकिन यूपी हमारा लोएस्ट में नहीं आ रहा है। बिहार का स्कोर सबसे कम है यानी कि 57 है, लेकिन +5 का हमें यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। मतलब बिहार काफ़ी पीछे है पर धीरे धीरे ये भी प्रोग्रेस कर रहा है। तो बच्चों ओवरऑल पिक्चर ये है कि केरला, उत्तराखंड, तमिलनाडु और यूपी जैसे स्टेट्स टॉप परफॉर्मर्स और फास्ट मूवर्स बन रहे हैं, जबकि बिहार, झारखंड और नागालैंड अभी भी पीछे चल रहे हैं। सो यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी के लिए आपको स्कोर्स, टॉप स्टेट्स, लोएस्ट स्टेट्स और फास्टेस्ट मूवर्स याद रखने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा NIRF रैंकिंग्स 2024। 12 अगस्त को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कहा 12 अगस्त को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इंडिया रैंकिंग्स दी 2024 के लिए। ये रैंकिंग NIRF के पैरामीटर्स पर बेस्ड होती है। NIRF मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये क्या है, ये एक नेशनल सिस्टम है जो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को जज करता है, जैसे कि टीचिंग, लर्निंग, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन आउटकम्स, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी और परसेप्शंस के बेसिस पर। अब हम इंडिया की रैंकिंग अगर हम देखें, ओवरऑल कैटेगरी में इंस्टीट्यूट की टोटल परफॉर्मेंस देखी जाती है सारे पैरामीटर्स कंबाइन करके। रैंक 1 आई है हमारी IIT मद्रास की, ओवरऑल कैटेगरी का टॉपर, टीचिंग, रिसर्च, प्लेसमेंट सब मिलाकर। रैंक 2 आता है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। देन IIT बॉम्बे हमारा थर्ड है। ये हमारी ओवरऑल की बात हो रही है। अब हम टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे, यानी कि यहाँ सिर्फ यूनिवर्सिटी कैटेगरी को रैंक किया जाता है, IITs को नहीं। सो इसमें आता है फर्स्ट नंबर पर हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, JNU यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो हमारी न्यू दिल्ली में है। देन जामिया न्यू दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो आता है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। जहाँ पर भी यूपी, बिहार ऐसा आ जाए आपको पता होना चाहिए। देन टॉप स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, तो इसमें टॉप पे आया अन्ना यूनिवर्सिटी जो चेन्नई तमिलनाडु में है, इसकी रैंक क्या आई है हमारी 1। रैंक 2 आई है जादवपुर यूनिवर्सिटी की जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। देन सावित्री बाई फुले जो कि पुणे महाराष्ट्र में हमारा आता है। नेक्स्ट हमारी इंडिया रैंकिंग्स की बात हो रही है टॉप कॉलेजेस के बेसिस पे। टॉप कॉलेजेस में हम देखेंगे कि फर्स्ट पे आता है हिंदू कॉलेज, देन आता है मिरांडा, देन आता है सेंट स्टीफन, यानी कि तीनों के तीनों जो टॉप कॉलेज हैं वो दिल्ली में आते हैं। सिटी स्टेट दिल्ली है। अब हम बात करते हैं कुछ कैटेगरी टॉपर्स की, यानी कि टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं। इसमें आता है हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट का नंबर 1 है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु कर्नाटका। ठीक है, पब्लिकेशन, सिटेशंस, PhD इकोसिस्टम यहाँ पे सब स्ट्रॉन्ग है। टॉप इंजीनियरिंग की बात करें हम तो इसमें IIT मद्रास चेन्नई तमिलनाडु आ रहा है। मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद गुजरात आ रहा है। टॉप फार्मेसी की बात करें अगर हम तो इसमें जामिया हमदर्द इसमें देखने को मिल रहा है, यानी कि फार्मा रिसर्च, पेटेंट्स, इंडस्ट्री लिंकेज यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। अगर हम लॉ इंस्टीट्यूट की बात करें तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु कर्नाटका इसमें रैंक 1 पे है। तो अगर क्रिस्प देखें तो स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी में अन्ना जादवपुर और हमारा सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी। टॉप कॉलेजेस में हमारा हिंदू, मिरांडा और सेंट स्टीफन। और कैटेगरीज़ में हमारा रिसर्च में बेंगलुरु, इंजीनियरिंग में मद्रास, मैनेजमेंट में गुजरात, फार्मेसी में दिल्ली और लॉ में हमारा बेंगलुरु देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रैवल एंड टूरिज़्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। मई 2024 में ट्रैवल एंड टूरिज़्म इंडेक्स जो है वो रिलीज़ किया गया था, उसका सेकेंड एडिशन रिलीज़ किया गया था। सेकेंड एडिशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि पहली बार ये इंडेक्स 22 में आया था, अब दूसरी बार ये पब्लिश हुआ है। सो इस इंडेक्स को पहली बार 22 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इंट्रोड्यूस किया था। किसने किया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि ये इंडेक्स किसका है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबल इकोनॉमी, ट्रेड और डेवलपमेंट पर रिपोर्ट्स पब्लिश करता है।
नेक्स्ट TTDI एक तरह से ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स का अपग्रेडेड फॉर्म है। किसका अपग्रेडेड फॉर्म है? TTCI का अपग्रेडेड फॉर्म है, जो कि बाइनली यानी कि हर 2 साल में पब्लिश होता था सिंस 2007 यानी कि 2007 से। अब उसको मॉडिफाई करके TTDI बनाया गया जो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। TTDI को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ सरे ने मिलकर कंपाइल किया है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और यूनिवर्सिटी ऑफ सरे। सो 2024 में के एडिशन में 119 कंट्रीज़ यानी कि 119 देशों को कवर किया गया। मतलब हर कंट्री का रैंकिंग निकाला गया और ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडिकेटर्स पर उसको देखा गया। ये इंडेक्स में कितने डायमेंशंस हैं? इसमें 5 डायमेंशन हैं, 17 पिलर्स हैं, 102 इंडिविजुअल इंडिकेटर्स हैं। डायमेंशन मतलब ब्रॉड कैटेगरीज, पिलर्स मतलब सब कैटेगरीज, और इंडिकेटर्स मतलब स्पेसिफिक मेजरमेंट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेफ्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबिलिटी, रिसोर्सेज, पॉलिसी, एनवायरनमेंट, इन सब पे कंट्रीज़ को स्कोर किया जाता है। अगर हम की हाइलाइट्स की बात करें तो जो टॉप 3 इकॉनमीज़ हैं इन 2024 ट्रैवलर टूरिज्म इंडेक्स में, उसमें रैंक 1 पे हमारी आती है यूएस, फिर स्पेन, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। इन सबके स्कोर्स याद नहीं करने, बट टॉप 5 आपको पता होना चाहिए, और इंडिया इसमें नहीं आता है ये भी पता होना चाहिए। सो यूएस सबसे डेवलप टूरिज्म, स्पेन टूरिज्म डिपेंडेंट इकोनॉमी, वर्ल्ड टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जापान में हाई इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ्टी एंड कल्चरल टूरिज्म, फ्रांस में आइकॉनिक डेस्टिनेशंस हैं, पेरिस की वजह से ग्लोबल लीडर है, और ऑस्ट्रेलिया में नेचुरल हेरिटेज और एडवेंचर टूरिज्म के लिए ये काफ़ी फेमस है। अगर हम बॉटम रैंक कंट्रीज़ की बात करें तो उसमें आता है माली और सिएरा लियोने। ठीक है, ये कंट्रीज़ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और वीक इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से टूरिज्म में पीछे रह गई हैं। अब हम देखें इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया 2024 में 39th पोजीशन पर पहुंच गया था, जब इसका स्कोर कितना था? 4.25%। सो इंडिया जो है 2021 में 54 पर था, मतलब हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है। और अब इंडिया का जो ओवरऑल स्कोर है वो 4.25% है, जो काफ़ी स्ट्रांग परफॉर्मेंस दिखाता है। तो इंडेक्स लॉन्च किया था 2022 में, किसने? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। कितने डायमेंशन है? 5 पिलर, 17 इंडिकेटर, 102। टॉप 3 यूएस, स्पेन, जापान, बॉटम माली एंड सिएरा लियोने। इंडिया का रैंक 39, कहाँ था पहले? 54, यानी कि हमने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इसको इम्प्रूव किया है। नेक्स्ट आता है हमारा QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, फिर हमारा जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स और रैंकिंग्स वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। 19 जून 2024 को QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 रिलीज़ हुई थी और इंडिया ने अपना बेस्ट एवर परफॉर्मेंस दिया। इस बार 54 इंस्टीट्यूशंस हमारी लिस्ट में आए। कितने आए? 54 इंस्टीट्यूशंस लिस्ट में आए। 2025 में 46 थे। कितने थे? 46 थे 2025 में, और 2015 में तो सिर्फ 11 ही थे। मतलब लास्ट 10 साल में हमने 390% का ग्रोथ किया है, जो एक ह्यूज अचीवमेंट है। इस बार इंडिया का टॉप रैंक्ड इंस्टीट्यूशन यानी कि IIT दिल्ली है, जो कि 150 से बढ़कर इसका रैंक 123 हो गया है। पहले कितना था? 150, अब 123 है। ये IIT दिल्ली का हाईएस्ट एवर ग्लोबल रैंक है। अब इंडिया 54 यूनिवर्सिटीज़ के साथ दुनिया का 4th मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री बन गया है इस रैंकिंग में। सबसे ज़्यादा हमारे पास US है, फिर UK है, और फिर चाइना है, और फिर हम आ जाते हैं इंडिया, यानी कि 4th मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री विद 54 स्कोर। सो ये क्लियरली दिखाता है कि इंडिया ग्लोबल एजुकेशन में ऊपर उठ रहा है धीरे धीरे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 8 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ने पहली बार एंट्री की है 2024 की रैंकिंग में, यानी कि कितने न्यू एंट्रेंस हैं? 8 हैं। कितने न्यू एंट्रेंस हैं? हमारे 8 न्यू एंट्रेंस हैं। सो कौन कौन से हैं? IIT गांधीनगर, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, अशोक यूनिवर्सिटी, गलगोटियास, शिवनादा यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट, ड्रीम टू बी यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु, मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज़। तो IIT दिल्ली टॉप इन इंडिया, और सबसे बड़ा जंप IIT बॉम्बे थोड़ा नीचे गया है, IIT मद्रास इम्प्रूव, ये सब हमें देखना है थोड़ा सा। सो रैंक 1 किसकी आई है? US की, देन इंपीरियल कॉलेज लंदन UK की। ये सारे आप रैंक्स देखोगे। रिपोर्ट किसने दी है? QS ने। कौन है ये? UK बेस्ड रैंकिंग एजेंसी है। इंडिया का परफॉर्मेंस 54 विच इज़ बेस्ट एवर। टॉप हमारा इंस्टीट्यूट IIT दिल्ली है। कितने न्यू एंट्रेंस है? 8 हैं। ग्लोबली कितने हैं? 5 हैं। इंडिया ग्लोबली कितना है? 4th पोजीशन है। तो ये हमें सब देखना है। ये सारे हम इंस्टीट्यूट देखेंगे, जैसे कि IIT दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, खड़गपुर, बेंगलुरु, कानपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, गुवाहाटी, रुड़की, अन्ना यूनिवर्सिटी। ये हमारे कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले रैंकिंग कितनी थी और अब हमारी रैंकिंग कितनी हो गई है। यहाँ पे टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ दी हैं, विच इज़ MIT, लंदन, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड। ऑब्वियसली वर्ल्ड के हम टॉप 5 में भी नहीं हैं,
लेकिन यहाँ पे हमारी वर्ल्ड की 5 हमें पता होना चाहिए। देखो कितना इंटरेस्टिंग है, यूएस यूके यूएस यूके यूएस, यानी कि 3 यूएस के हैं और 2 यूके के हैं। थोड़ा बड़ा था टॉपिक, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये था एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस फ्रॉम द आई दृष्टि करंट अफेयर्स ईयरली बुक, एक्सक्लूसिवली ब्रॉट टू यू बाय ISPCS Decoded। आप इन रिपोर्ट्स को कॉन्फिडेंटली रिवाइज और एग्जाम में रिकॉल कर पाएंगे। टिल देन, स्टडी हार्ड, रिवाइज मोर, बेस्ट ऑफ लक।